माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हमारा क्लास 11th का अगला लेक्चर है फंक्शन का। और लास्ट लेक्चर तक हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को इन डिटेल में स्टडी किए थे। आपका कुछ होमवर्क्स भी था, उम्मीद करता हूँ आपने किए होंगे। अगर किए हो तो मेरे को ग्रुप में जरूर सबमिट कीजिए, उधर आपका सॉल्यूशन प्रॉपर आपको मिलेगा। ठीक है, तो अभी आगे का टॉपिक्स अपन देखते हैं। अगला चीज है हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, और लॉगरिथमिक फंक्शन। पॉइंट नंबर 5 और 6 में एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक के बारे में ऑलरेडी मैं आपके साथ लॉगरिथम चैप्टर में इन डिटेल में 1 घंटा कहानी बोला, अच्छे से बातचीत किया, क्यों बेस ऐसा होता है, क्या क्या नहीं होता है। अगर नहीं देखे तो उधर देखो, इधर नहीं बताएंगे, पहले बोल के दिए थे। ठीक है, तो अभी बस वही फॉर्मुलेटी करेंगे जो डोमेन, रेंज, और ऑलरेडी ये सब कुछ आपको समझ में आ गया ऑलरेडी लॉगरिथम चैप्टर में, अच्छे से बातचीत किया है। बस अभी डोमेन, रेंज और किसको बताना है, आपके सामने ग्राफ्स को बताना है। तो ध्यान से देखो, डोमेन क्या होता है एक्सपोनेंशियल का, आप जानते हो। पावर में कोई भी चीज रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट पावर में चाहे पॉजिटिव और नेगेटिव हो, जीरो हो, आंसर इसका कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इनफैक्ट जीरो भी नहीं हो सकता। ठीक है, आंसर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो डोमेन इसका रियल नंबर हो गया, रेंज 0 से इंफिनिटी, दैट इज पॉजिटिव हो गया, नाइदर नॉन नेगेटिव नॉट नेगेटिव। ठीक है, नॉन नेगेटिव या फिर नेगेटिव इसको नहीं बोल सकते, इसको पॉजिटिव रियल नंबर्स बोलेंगे। ग्राफ किसके ऊपर डिपेंड करता है, बेस के ऊपर। आप जानते हो अगर बेस, सॉरी ये क्या लिख दिया मैंने, बेस अगर 1 से बड़ा हो गया तो ये इंक्रीजिंग ग्राफ होता है, और बेस अगर 1 से छोटा और 0 से बड़ा हो गया तो ये डिक्रीजिंग सा ग्राफ होता है। ठीक है, ये x इक्वल टू 0 पे ये कौन सा पॉइंट होता है, 0,1 वाला पॉइंट। ये भी x इक्वल टू 0 पे 0,1 वाला पॉइंट देता है। ठीक है, इधर देखो लॉगरिथमिक फंक्शन, जस्ट इसका इनवर्स फंक्शन आप जानते हो लॉगरिथमिक है। तो लॉगरिथम ऑफ x टू द बेस a, यहां पे भी बेस का वही कंडीशन, a ग्रेटर देन 0 एंड a शुड नॉट बी इक्वल टू 1। ठीक है, तो डोमेन क्या होगा, उधर जो रेंज था इधर बन जाएगा डोमेन, बिकॉज दिस टू आर इनवर्स इन नेचर। तो उधर का रेंज 0 से इंफिनिटी है, इधर डोमेन बन गया ये, और उधर का रेंज, उधर का डोमेन जो है वो इधर रेंज बन जाएगा। मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन का आंसर, आउटपुट पूरा रियल नंबर आ सकता है, बट x का ऊपर रेस्ट्रिक्शन है कि x आप पॉजिटिव छोड़ के ना 0 रख पाओगे ना नेगेटिव रख पाओगे। समझ आ रहा है? तो ग्राफ भी वापस a के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर a 1 से बड़ा हो गया तो कहानी क्या हो जाएगा, इस प्रकार से इंक्रीजिंग ग्राफ हो जाएगा। x इक्वल टू 1 पे log ऑफ 1 क्या हो जाएगा, 0। इधर भी x इक्वल टू 1 पे log ऑफ 1 0। और ये ग्राफ डिक्रीजिंग कब होगा, जब बेस आपका क्या हो जाएगा, 0 से 1 के बीच में होगा। तो ये सब ग्राफ्स कैसे आया था, किस प्रकार से आया, सारी चीज मैंने इन डिटेल में आपके साथ बातचीत कर रखा है। अभी थोड़ा बहुत इन ग्राफ्स का एप्लीकेशन हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शंस के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स मैंने बताया। मतलब बेसिकली एक एक क्वेश्चन ही मान सकते हैं उनको। ठीक है, तो ये हम अभी सोचते हैं इनके ऊपर प्रॉपर्ली। ठीक है, तो ग्राफ पे और एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक जो बेसिक फंडामेंटल है उनके ऊपर और कमांड आ जाएगा। ठीक है, तो जरा सा ध्यान देख से चलो। पहला नोट पे लिखा हुआ है कंपैरिजन ऑफ ग्राफ्स बिटवीन देम। ठीक है, ये सारे अलग अलग एक्सपोनेंशियल फंक्शंस मैंने लिख दिया आपके सामने। ठीक है, कितने प्रकार के आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शंस यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, तो अभी इन सारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ्स को आपको कंपेयर करना है। ठीक है ना, ये अलग अलग 6 प्रकार के एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिख दिया, जहां पे बेस चेंज हो रहा है, देख रहे हो ना। तो ग्राफ को आप कंपेयर करोगे कि किसका ग्राफ कौन है। ठीक है, इतना तो देखकर ही समझ ही आता है। ठीक है, आप डायरेक्टली ऐसे नोट नहीं कर सकते, 1 का आंसर, फिर 2 का आंसर, इस प्रकार से आप नोट करोगे। ठीक है, तो ध्यान से देखते हैं, है ना। यहाँ पे टोटल कितना है, 6 है। तो हमें कितना एक्सपोनेंशियल ग्राफ्स बनाने पड़ेंगे, 6 एक्सपोनेंशियल ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, और फिर स्पेसिफाई करना होगा कौन क्या है। इतना कंफर्म है कि बेस 1 से अगर बड़ा है तो ग्राफ इंक्रीजिंग होगा, बेस 1 से छोटा है तो ग्राफ डिक्रीजिंग होगा। तो 1 से छोटा वाला बेस 2 है और बाकी सारे से सारे 1 से बड़ा वाला है। तो 1 से बड़े वाले ग्राफ ऐसे होंगे, इंक्रीजिंग ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, और एक और ऐसे होगा। ठीक है, आप समझ सकते हो कि सर आपने सबको एक पॉइंट से क्यों पास करा है। अरे पास होगा ना, सभी के सभी तो एक ही पॉइंट से पास होंगे। समझ में आ रहा है क्या मेरी बात, क्लियर है। 0,1 से तो सारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन पास करते हैं, क्योंकि x इक्वल टू 0 पे सारे के पावर 0 अगर हो गया तो सबका पावर 1 आ जाएगा। ठीक है, चलो, और 2 डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा, क्योंकि 2 ग्राफ आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, बेस लेस देन 1 वाला ग्राफ है। तो 2 ग्राफ आप क्या बना दो, डिक्रीजिंग बना दो। तो ये 6 ग्राफ मैंने ऑलरेडी बना दिया। अभी बस आपको नंबरिंग करना है कि कौन सा ग्राफ क्या है। नंबर 1,
नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। आपको बताना है कि कौन सा ग्राफ किस फंक्शन का है। आपको ये बताना है कि कौन सा ग्राफ किस फंक्शन का है। बेसिकली समझ आ रहा है क्या मेरे बात? क्लियर है? जरा ध्यान से सोचो। पहले इधर वाले चारों में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? कैसे आइडिया लगाते हैं, कैसे आइडिया लगाते हैं कि इन चारों में कौन सा ग्राफ किसका है, ठीक है? तो कोई भी एक वैल्यू मान लो, मानो x का वैल्यू मैंने मान ली चलो 1, ठीक है? तो x का वैल्यू 1 अगर सब में रख दूंगा तो इधर वाला क्या आएगा? 10 आएगा। एक लाइन खींच दो, x का वैल्यू अगर 1 अगर देखता हूं तो इधर वाला एक वैल्यू आ रहा है, फिर इधर वाला वैल्यू आ रहा है, फिर इधर वाला वैल्यू आ रहा है, फिर इधर वाला वैल्यू आ रहा है, ठीक है? तो x का वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो यहाँ पे 4 वैल्यूज मिल रहा है, 10, 4, 2, 1.5। तो सबसे ज्यादा वाला कौन होगा? 10, फिर हो जाएगा 4, फिर हो जाएगा 2 और ये वाला हो जाएगा 1.5। तो ऑब्वियसली समझ में आ रहा है कि अगर ये 10 है तो ये ग्राफ किसका है? 10 टू दी पावर x का ग्राफ है। ये किसका है? 4 टू दी पावर x, ये 2 टू दी पावर x, ये 1.5 टू दी पावर x। तो 6 किसको इंडिकेट कर रहा है? 10 टू दी पावर x, 5 4 टू दी पावर x को, 4 2 टू दी पावर x को और 3 किसको बता रहा है? 1.5 टू दी पावर x को। और 1 और 2 में से अगर मैं बात करूं, सिमिलरली इधर में से x का कोई भी एक वैल्यू ले लो। 1 थोड़ी ना लोगे, इधर तो नेगेटिव है ना भाई, तो -1 ले लो, ठीक है? -1 पे कौन सा वैल्यू आ रहा है? ये कितना आ रहा है? 2 और ये कितना आ रहा है? 4। तो -1 वाले लाइन को अगर एक्सटेंड करते हैं तो ये वाला कितना दे रहा है? ये ज्यादा वैल्यू, ये कम वैल्यू है ना, तो ऑब्वियसली ऊपर वाला 4 होगा और नीचे वाला 2 होगा, क्योंकि इसके कोरस्पॉन्डिंग जो y आएगा वो 4 होगा, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो y आएगा वो 2 होगा। समझ में आ रहा है? तो ऊपर वाला ग्राफ ऑब्वियसली कौन होगा? 1/4 टू दी पावर x और नीचे वाला ग्राफ कितना होगा? 1/2 टू दी पावर x। मतलब ऊपर वाला ग्राफ इधर आकर के नीचे हो गया, तो नीचे कौन होगा? 1 वाला होगा 1/4 टू दी पावर x और ये 2 वाला हो जाएगा ½ टू दी पावर x। समझ में आ रहा है ना? मतलब इधर बेस जितना छोटा होता जा रहा है, ग्राफ उतना ही ऊपर भाग रहा है। इधर बेस जितना, नेगेटिव साइड में बेस जितना छोटा होता जा रहा है, जितना 0 के नजदीक, देखो ना, ½ 1/4 1/8 होगा तो ये और ऊपर चला जाएगा, ठीक है? और इधर बेस जितना बड़ा हो रहा है, ग्राफ उतना ही ऊपर जा रहा है, ठीक है? इधर बेस जितना बड़ा है, ग्राफ उतना उधर जा रहा है, इधर बेस जितना छोटा है, ग्राफ उतना उधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो ये हो गया कंपैरिजन ऑफ ग्राफ्स बिटवीन डिफरेंट एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, ठीक है? क्लियर है? चलो, फिर मैंने इनइक्वालिटी में आपको बताया था कि लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी तो मैंने उधर ही सिखा दिया था। ये एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी भी मैंने आपको उधर बताया था, बट उसका कोई इलस्ट्रेशन नहीं लिया था उधर, तो इधर कोई एग्जांपल आपको बता देता हूं, ठीक है ना? जैसे 2/3 होल टू द पावर x² - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इस इनइक्वालिटी को आपको सॉल्व करके x का वैल्यू निकालना है। तो इसको क्या करोगे आप? 2/3 होल पावर x² - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2/3 होल टू द पावर 0। समझ में आ रहा है? अभी देखो, बेस अगर 1 से छोटा है तो इनइक्वालिटी क्या हो जाता है? ग्रेटर से लेस हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे अगर मैं इनइक्वालिटी का बात करूं तो वो रिवर्स हो जाएगा। तो अभी इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना तो बच्चे को आता है, उसका आंसर क्या हो जाएगा? -1 से 1। नंबर लाइन वही कर्व बना करके देख लो, आंसर -1 से 1 ही आएगा। समझ में आ रहा है? तो कुछ इस प्रकार से हमने इसको भी सॉल्व कर डाला, ठीक है? आगे देखते हैं, कंपेरिजन ऑफ ग्राफ्स e टू दी पावर x और e टू दी पावर -x का ग्राफ का कंपैरिजन करना है। तो बेसिकली सिंपल सा है, e टू दी पावर x क्या होगा? एक्सपोनेंशियल फंक्शन विद बेस पॉजिटिव, ठीक है ना? तो e टू दी पावर x तो ऐसे ही होगा ग्राफ, ठीक है? और e टू दी पावर -x क्या होगा? आप बोलोगे सर यहाँ पे तो बेस वापस 1 से बड़ा है, बट पावर में -x हो गया, मतलब ये 1/e टू दी पावर x का सिनेरियो है, ठीक है? तो 1/e टू दी पावर x का सिनेरियो मतलब क्या? x जितना बढ़ेगा डिनोमिनेटर उतना ही बढ़ता जाएगा ना, क्योंकि e टू दी पावर x इटसेल्फ इज इंक्रीजिंग फंक्शन। x जितना इंक्रीज करोगे आउटपुट भी उतना ही बढ़ता जाएगा, और ओवरऑल 1/e टू दी पावर x उतना ही घटता जाएगा, बिकॉज डिनोमिनेटर जितना बढ़ेगा ओवरऑल एक्सप्रेशन उतना ही घटता जाएगा। समझ में आ रहा है ना? मतलब ये अपने आप में क्या हो गया? एक डिक्रीजिंग फंक्शन का पहचान हो गया। समझ में आ रहा है ना? तो e टू दी पावर -x का ग्राफ क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग हो जाएगा। किसके तरह? a लेस देन 1 वाले केस के तरह हो जाएगा। समझ में आ रहा है? जबकि आपको यहां पे दिख रहा है कि a लेस देन 1 नहीं है, फिर भी मैं बोल रहा हूं, जैसे 4 एग्जांपल से इन चीजों को पूरा क्लियर कर सकते हो। मैं 4 एग्जांपल आपके सामने उठा देता हूं। जैसे मान लो 2 टू दी पावर x, फिर 2 टू दी पावर -x, फिर मान लो ½ टू दी पावर x, और एक और एग्जांपल ले रहा हूं
हाफ टू दी पावर मान लो माइनस एक्स, हाफ टू दी पावर माइनस एक्स, समझ में आ रहा है ना। टू टू दी पावर एक्स क्या हो जाएगा इसका ग्राफ, टू टू दी पावर एक्स का ग्राफ इंक्रीजिंग हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। हाफ टू दी पावर एक्स क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। अभी देख हाफ टू दी पावर माइनस एक्स का मतलब क्या है, टू टू दी पावर एक्स ही है, तो ये सेम रहेगा, ठीक है। और टू टू दी पावर माइनस एक्स का मतलब क्या है, ये किसके साथ सेम होगा, इसके साथ सेम होगा, मतलब बेस लेस देन 1 वाला ग्राफ ही होगा, मतलब ये भी कहीं ना कहीं इसको ही रिप्रेजेंट करेगा। समझ आ रहा है, क्लियर है। बिकॉज आप देख सकते हो ना कि ये टू टू दी पावर माइनस वन है, माइनस वन इंटू एक्स क्या होगा, टू टू दी पावर माइनस एक्स हो जाएगा। सिमिलरली ई टू दी पावर माइनस एक्स को मैं इसी प्रकार से लिख सकता हूं, ई टू दी पावर माइनस एक्स को क्या लिख सकता हूं, ई टू दी पावर माइनस वन होल टू दी पावर एक्स, ऐसे लिख सकता हूं ना। तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाई ई होल टू दी पावर एक्स। तो ये देखो बेस 1 से छोटा हो गया ना, तो ग्राफ क्या हो जाएगा, ग्राफ डिक्रीजिंग हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो ये हो गया आपका कंपैरिजन ऑफ ग्राफ्स का स्टडी, जो आपको कॉपी में प्रॉपर्ली नोट करके दिमाग में कॉपी में फिट करके रख लो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अरे यार सवाल ही वेस्ट कर दिया, चलो कोई बात नहीं, वापस लिख देंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखते क्या बाकी है। पॉइंट नंबर 4 और 5 बाकी है ना भाई, पॉइंट नंबर 4 और 5 बाकी है। तो देखो कंपैरिजन ऑफ ग्राफ्स बिटवीन दिस log x बेस 3, log x बेस 5, log x बेस 10, जरा ध्यान से देखिएगा, है ना। अभी लॉगरिथमिक ग्राफ्स के बीच में कंपैरिजन करना है, ठीक है ना। तो लॉगरिथमिक ग्राफ क्या होता है, अगर बेस 1 से बड़ा है तो सारे के सारे ग्राफ ऐसे इंक्रीजिंग होगा, ऐसे इंक्रीजिंग होगा, ऐसे इंक्रीजिंग होगा, ऐसे इंक्रीजिंग होगा, समझ में आ रहा है ना। तो इधर बेस सबका 1 से बड़ा है, इसीलिए मैंने 3 ग्राफ ऐसे डायरेक्टली ड्रॉ कर दिया। अभी कौन क्या है वही तो आपको समझना है ना, ठीक है। चलो इनमें से कोई भी एक बेस ले लो आप, कोई भी एक बेस x का कोई भी एक बेस ले लो, मतलब बेस 3, 5, 10 है, तो चलो मैंने मान लिया x का वैल्यू 10, x का वैल्यू 10 पे देखो तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है, log 10 बेस 10 कितना आएगा, 1 आएगा। इसका वैल्यू क्या आ रहा है, log 10 बेस 5 ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1 होगा, और इसका वैल्यू क्या आ रहा है, log 10 बेस 3, मतलब ये 9 से भी ज्यादा है। अगर यहाँ पे 9 होता तो 3 स्क्वायर दैट इज 2 होता आंसर, ये 9 से ज्यादा है, मतलब इसका आंसर 2 से भी ज्यादा होगा, समझ में आ रहा है। तो ये आ रहा है 1, तो जो 2 से ज्यादा है वो सबसे ऊपर होगा, ग्रेटर देन 2 वाला, फिर यहाँ पे ग्रेटर देन 1 वाला, और फिर 1 वाला। मतलब ये ग्राफ क्या हो जाएगा, ये ग्राफ हो जाएगा log x बेस 10 का, ये ग्राफ हो जाएगा log x बेस 5 का, और ये ग्राफ हो जाएगा log x बेस 3 का। समझ में आ रहा है ना। मतलब क्या हो जाएगा कि बेस जितना एक्सपोनेंशियल में उल्टा था, एक्सपोनेंशियल में पॉजिटिव साइड में बेस जितना बड़ा था ग्राफ उतना ऊपर जा रहा था। यहां पे क्या होगा, यहां पे बेस जितना छोटा ग्राफ उतना ऊपर जाएगा, और डिक्रीजिंग के केस में, डिक्रीजिंग के केस में इसका ऑपोजिट हो जाएगा। समझ में आ रहा है, बना करके देख लो, ये सब याद रखने की भी जरूरत नहीं है। डायरेक्टली आप अपना कंसेप्ट में ये जो मैंने वैल्यू चेक कर लेता हूं ना, वैल्यू चेक करके आप आराम से आंसर दे सकते हो। समझ में आ रहा है, क्लियर है। अगर समझ नहीं आता है तो मेरे को साथों साथ फोन कर करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलो तो कंपैरिजन ऑफ ग्राफ ऑफ y is equal to x e to the power x and log x base e। देखो e to the power x का ग्राफ सब जानता है, ऐसे होता है, ये पॉइंट क्या होता है 0,1 होता है, समझ में आ रहा है ना। log x base e, बेस e है दैट इज 1 से बड़ा है, तो बेस क्या होगा, ये ग्राफ ऐसे हो जाएगा ग्राफ, ठीक है। ये पॉइंट क्या होगा 1,0 होगा, और y is equal to x का ग्राफ क्या होता है, ठीक उनका बीचों बीच होता है। समझ में आ रहा है ना, ये इंफॉर्मेशन की तरह है। क्लास 12 में जब इनवर्स फंक्शन पढ़ाऊंगा तब ये सारी चीजें और अच्छे से, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये उसी का टॉपिक है। बट अभी एक इंफॉर्मेशन की तरह नोट करके रखना है इस चीज को, ठीक है ना। ये y इज इक्वल टू x किसका काम करता है, एक मिरर का काम करता है इन बिटवीन y इज इक्वल टू log x बेस e एंड y इज इक्वल टू क्या, e टू द पावर x। मतलब सारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन लॉगरिथमिक फंक्शन का मिरर इमेज होता है अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू x। सारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन लॉगरिथमिक फंक्शन का मिरर इमेज होता है अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू x। समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। आप बोलोगे सर मैं एक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन लेना चाहता हूं, मैं बोलूंगा लो कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरा कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिक्रीजिंग वाला लेना चाहते हो, बेस 1 से छोटे वाला तो लेना चाहते हो, तो लो कोई इशू नहीं है, बात सेम आएगा, करके देखो सेम चीज मिलेगा आपको, ठीक है। दूसरा एग्जांपल अगर आपको लेना है तो आप ले लो, जैसे आप ले लो प्रॉपर्ली, है ना, आप ले लो e टू दी पावर माइनस एक्स वाला ले लो, ठीक है। और यहाँ पे आप
e टू द पावर माइनस एक्स ले लो, और एक और ले लो log x जिसका बेस है 1/e, बेस 1 से छोटा वाला ले लो। तो बेस ये 1 से छोटा है तो ग्राफ इसका डिक्रीजिंग हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, प्रॉपर्ली बना नहीं पाया मैंने, ग्राफ इसका डिक्रीजिंग हो जाएगा ऐसे। समझ में आ रहा है क्या, क्लियर है? तो अभी बोलोगे सर अभी मिरर इमेज कैसे, y इक्वल टू एक्स किधर से पास होगा सर, दिखाओ एक बार। ये देखो मैं दिखा रहा हूं आपको, ठीक है। ये पॉइंट आपका बेसिकली क्या है 1,0, ये पॉइंट आपका बेसिकली क्या है 0,1, ठीक है। तो 1,1 वाला पॉइंट कौन सा होगा, ये हो जाएगा 1,1 वाला पॉइंट। तो y इक्वल टू एक्स लाइन तो इस पॉइंट से पास होगा। समझ में आ रहा है क्या, ये देखो, ठीक है। अभी जरा ध्यान से देखना कि कैसे मिरर इमेज आता है। बेसिकली ध्यान से देखिएगा कि किस प्रकार से मिरर इमेज आ रहा है ना, ध्यान से देखना, ठीक है। अच्छा, ये ग्राफ इस पॉइंट से पास होगा, है ना, इस पॉइंट से पास होगा। तो और अच्छे से मैं दिखा सकता हूं आपको, देखो इस पार्ट का जो मिरर इमेज है वो है ये पार्ट, ठीक है ना। अगर इसको मिरर की तरह ट्रीट करोगे तो इस पार्ट का, ये वाले पार्ट का जो मिरर इमेज है वो कौन सा पार्ट है, वो है ये पार्ट, ठीक है। और ये देखो ये वाला पार्ट जो इंफिनिटी तक जा रहा है, बस वाई एक्सिस को कभी टच नहीं करता है, कभी टच नहीं करता है इसको। समझ में आ रहा है ना, इंफिनिटी में जाकर के भी कभी टच नहीं करता है। इस वाले हिस्से का मिरर इमेज है ये वाला हिस्सा। समझ में आ रहा है, क्लियर है? तो इधर भी मिरर इमेज वाला फंडा हो रहा है। तो बेसिकली एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन हमेशा एक दूसरे का मिरर इमेज होता है अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू x ओनली, और दूसरे किसी लाइन के अबाउट ये सब नहीं होता है, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स और क्लियर हो जाएगा जब ऑफिशियली इनको हम इनवर्स फंक्शन में स्टडी करेंगे, ठीक है। बट अब की फंक्शन पार्ट 1 में थोड़ा बहुत हम लोग पढ़ा देते, क्यों? क्योंकि थोड़ा जानकारी रहना अच्छी बात है, तो आगे चीजें जो है वो थोड़ा सा अननोन आपको एकदम से नहीं लगेगा, है ना। चीजें पहले से डिस्कस किया गया है वैसे ही आपको लग रहा है, ठीक है। और कुछ प्रकार के सिंपल क्वेश्चन इनके ग्राफ के ऊपर भी आ जाते हैं जेई पे, तो वो चीज एक बार मैं डिस्कस कर देता हूं। जैसे मान लो आपको पूछेंगे कभी भी कि फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं आपको, ठीक है। जैसे मान लो ऐसे पूछ लिया log x इक्वल टू x, इस इक्वेशन का नंबर ऑफ सॉल्यूशन आपको क्या है पूछेंगे, ठीक है। दूसरा आपको इस प्रकार से भी पूछे जा सकते हैं, मान लो log x माइनस e टू दी पावर x इक्वल टू 0, बेस e दे रहा हूं सबका, ठीक है। फिर मान लो ऐसे क्वेश्चन मैंने दे दिया x इज इक्वल टू साइन x, या फिर मान लो x माइनस टेन साइन x इज इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, या फिर जे एडवांस में किसी भी क्वेश्चन के बीच में ये सब आपको आ सकता है, ठीक है। विदाउट फाइंडिंग दिस आप कभी भी आंसर नहीं निकाल पाओगे, ठीक है ना। तो बेसिकली इन सब इक्वेशंस को आपको सॉल्व करने नहीं बोलेगा, एग्जैक्ट x का वैल्यू आप नहीं निकाल पाओगे फॉर विच द गिवन इक्वेशन होल्ड्स। वो एग्जैक्ट x का वैल्यू क्या है जिस वजह से ये इक्वेशन हमेशा होल्ड हो रहा है, वो आप नहीं निकाल पाओगे यहां पे। समझ में आ रहा है? क्यों नहीं निकाल पाओगे? क्योंकि यहां पे लॉगरिथमिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल, ये सब का मिक्सचर है। तो मिक्सचर ऑफ टू डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शन को आप सॉल्व नहीं कर पाओगे विदाउट यूजिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। समझ में आ रहा है ना? ये आप ह्यूमन माइंड या फिर कैलकुलेटर से अब ये नहीं कर पाओगे, कोई टेक्निक्स नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर वगैरह यूज करना पड़ेगा। प्रैक्टिकली आपको यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है वो कभी नहीं पूछता। आपको क्या पूछता है? आपको ये पूछता है कि कितने सॉल्यूशन है वो बताओ, ठीक है। सॉल्यूशन क्या है वो नहीं पूछेगा, ये पूछेगा कि कितने सॉल्यूशन है वो बताओ। समझ आ रहा है? तो जरा ध्यान से देखते हैं। कितने सॉल्यूशन है वो निकालने के लिए दो डिफरेंट फंक्शन का मिक्सचर से अगर एक इक्वेशन बनाया गया है तो उसको आप क्या करोगे, दोनों अलग अलग फंक्शन को इक्वेलिटी के दोनों साइड लेके चले जाओगे और फिर दोनों का ग्राफ प्लॉट करोगे और फिर दोनों का ग्राफ जितने पॉइंट में इंटरसेक्ट करेंगे उतना ही नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा इस इक्वेशन का। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? पक्का? ठीक है। जितने ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा उतना हो जाएगा आपका ग्राफ का नंबर ऑफ इंटरसेक्शन। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल से आपको समझाता हूं। जैसे इस इक्वेशन को मैंने आपको सॉल्व करने दिया, इसका आंसर क्या आया? x इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो इसको मैं, ये तो बचपन में आप सीखे हो, है ना। इसको मैं इस प्रकार से कर सकता हूं कि सर इधर वाले फंक्शन को मैं ड्रॉ कर देता हूं और इधर वाले फंक्शन को ड्रॉ कर देता हूं। ये क्या है? ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, स्ट्रेट लाइन है। और ये क्या है? एक कांस्टेंट फंक्शन है। x माइनस 2 का ग्राफ, y इज इक्वल टू x माइनस 2 का ग्राफ बनाओ। x इक्वल टू 0 पे कितना आएगा? -2, है ना। और y जब 0 होगा जब x का वैल्यू 2 होगा, ठीक है। तो ये हो गया 2, ये हो गया -2, ठीक है। और इधर क्या है? इधर y इज इक्वल टू 5 है। y इज इक्वल टू 5 आप बना लो,
ठीक है ना, y इज इक्वल टू 5 आप बना लो, ठीक है ना। कितने पॉइंट में कट कर रहे हैं, एक ही पॉइंट में कट कर रहे हो, और ये पॉइंट कौन होगा, x इज इक्वल टू 7 होगा। x इक्वल टू 7 रखने पे आंसर क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। देखो इस फंक्शन में x का वैल्यू 7 रखो, यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा, 5 मिल रहा है ना, तो वही है कंसेप्ट, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। तो इस प्रकार से आप इस इक्वेशन का जो x इक्वल टू 7 सॉल्यूशन है, वो ग्राफिकली आप एग्जैक्ट x का वैल्यू तो नहीं निकाल पाओगे, बट आप इतना बोल पाओगे कि कितना सॉल्यूशन आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। जितनी जगह पे कट करेंगे उतने ही सॉल्यूशन आएंगे, समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो उसी फंडे को अगर मैं यहाँ पर अप्लाई करने की कोशिश किया तो आप कुछ इस प्रकार से कर सकते हो। बोले सर पहला क्वेश्चन में तो log x और x दो अलग अलग साइड में है, तो क्यों ना अपन log x को प्लॉट कर लेते हैं, ये हो गया log x, समझ में आ रहा है ना। और आपने बोले सर कि y इज इक्वल टू x जो है वो हमेशा log x के ऊपर होता है, और उसके ऊपर होता है e टू दी पावर x, ठीक है ना, उसके ऊपर होता है e टू दी पावर x। तो log x इज इक्वल टू log x और x ग्राफ का तो कोई इंटरसेक्शन है ही नहीं ना, तो इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन आएगा क्या, बिल्कुल नहीं, इसका नो सॉल्यूशन आ जाएगा। इसका भी क्या होगा, नो सॉल्यूशन ही होगा ऑब्वियसली, इसका भी क्या होगा, नो सॉल्यूशन, क्योंकि देखो ना e टू दी पावर x और log x के बीच में तो कोई इंटरसेक्शन है ही नहीं, तो इसका भी क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन हो जाएगा। अभी चलिए करते तीसरा वाला क्वेश्चन, ठीक है, जो जेई पे पूछा गया है, x इक्वल टू 10 sin x का क्वेश्चन, ठीक है, तो उसको एक बार कर लेते हैं। उसको अगर करेंगे तो और अच्छे से आपका चीजें जो है वो क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखो, प्रॉपर्ली ध्यान से देखो, ये हो गया x, ये हो गया y, ठीक है। तो अभी सबसे पहले आप क्या करोगे, आप बोलोगे सर यहाँ पे तो एल्जेब्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को मिक्स कर दिया, तो मैं दोनों को दो अलग अलग साइड में लेके चला जाता हूं। तो मैं इसको इस प्रकार से अरेंज कर दिया। अभी एक बार मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा, एक बार इसका ग्राफ बनाऊंगा, फिर दोनों ग्राफ कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो चेक कर लूंगा, हो जाएगा काम, ठीक बात है, क्लियर है। तो अपन ये देख लेते हैं कि दोनों का ग्राफ कैसा है। पहले sin x का ग्राफ बनाओ, लास्ट लेक्चर में आपने सीखे हो sin x का ग्राफ, ठीक है ना, इस प्रकार से कुछ होता है sin x का ग्राफ, ठीक है, पीरियडिक फंक्शन होता है, आप जानते हो अच्छे से, ठीक है। तो ये हो गया sin x का ग्राफ, है ना भाई, जो मैक्सिमम कहां तक जाता है 1 तक, और मिनिमम कहां तक जाता है -1 तक, ठीक है। ये है 0 पाई 2 पाई 3 पाई, इधर क्या है -पाई -2 पाई, इधर क्या है -3 पाई, ऐसे चलता जाएगा। समझ आ रहा है क्या मेरी बात, क्लियर है। चलो अभी जरा ध्यान से देखना, अभी जरा ध्यान से देखना, मेरी बात सुनना प्रॉपर्ली कि सर अभी sin x का ग्राफ तो बना दी, कोई इश्यू नहीं है। x/10 का ग्राफ कैसे बनाऊं, इसका ग्राफ x/10 का ग्राफ कैसे बनाऊं, ठीक है। तो x/10 पहले क्या होगा वो देखना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि sin x तो हमेशा फॉर एनी वैल्यू ऑफ x ये हमेशा -1 से 1 के बीच में रहेगा, उसको तो कभी भी एक्सीड करके जाएगा ही नहीं, -1 से 1 के बीच में ही हमेशा रहेगा, उसको तो कभी भी एक्सीड करके जा ही नहीं सकता है sin x, समझ में आ रहा है ना। तो x/10, y इज इक्वल टू x/10 एंड y इज इक्वल टू sin x, दो अलग अलग फंक्शन को प्लॉट किया, दोनों का इंटरसेक्शन देखना है। x/10 को देखते हैं, x/10 को अभी ध्यान से देखो, x इज इक्वल टू 10 में इस y का वैल्यू क्या आएगा 1, और x का वैल्यू अगर मैं 10 से इंक्रीज करता गया तो y का वैल्यू 1 से इंक्रीज करेगा, समझ में आ रहा है ना। तो x इज इक्वल टू 10 कौन सा पॉइंट है, 3 पाई, पाई का वैल्यू क्या है, पाई का वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली 3.14, ये सब रेडियन वैल्यू है, डिग्री नहीं है। तो पाई का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 3.14 है, तो 3 इंटू 3.14 कितना हो जाएगा 9.42 के आसपास, ठीक है। तो 10 तो 9.42 से बड़ा होता है, मतलब 10 जो होगा वो 3 पाई के जस्ट बाद होगा, ठीक है। तो 10 पे ग्राफ का वैल्यू x/10 का वैल्यू कितना आएगा 1 आएगा, 1 कौन है, ये वाला पॉइंट है, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा 10,1 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद या फिर एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए कितना पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट का जरूरत होता है, एक पॉइंट तो मिल गया, दूसरा पॉइंट x का वैल्यू 0 डालो तो y कितना होगा 0 हो जाएगा, है ना। और पॉइंट दिखाता हूं, -10 अगर डालते हो तो क्या आएगा -1 आएगा, -10 कहां पे होगा, यहां पे होगा ना, -3 पाई के इधर होगा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग -1 आ जाएगा, तो ये पॉइंट हो गया -10, -1, ठीक है। तो इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करके आप बना सकते हो किसका ग्राफ, उस चीज का ग्राफ, x/10 का ग्राफ बना सकते हो, ठीक है। इसको फर्दर इसके साथ ज्वाइन करो, ये हो गया x/10 का ग्राफ, इसको इधर खींचो और इसको इधर खींचो,
तो ये स्ट्रेट लाइन आप जानते हो कि ये y इज इक्वल टू mx फॉर्मेट में है, तो ये ओरिजिन से पास करेगा, ठीक है। तो ये ओरिजिन से पास कर रहा है और ये हो गया y इज इक्वल टू x/10 का ग्राफ और ये हो गया y इज इक्वल टू sin x का ग्राफ। अभी आप ध्यान से देखो, इस पॉइंट के बाद ये -1 के इधर आ गया, कभी भी -1 के ऊपर नहीं जा सकता है, जाएगा क्या? नहीं। अगर ये -1 के ऊपर कभी नहीं जा रहा है तो इस पॉइंट के बाद ये लाइन sin x को कभी कट करना, टच करना दूर की बात है, इसको देखेगा भी नहीं, ये तो नीचे आता जाएगा और sin x इसके बीच में घूमता रहेगा। सिमिलरली इस पॉइंट के बाद ये लाइन उधर भागता जाएगा और sin x इसके बीच में घूमता रहेगा। क्या ये लाइन कभी भी sin x को टच या फिर कट कर पाएगा? नहीं, इस पॉइंट के बाद कभी नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये पॉइंट और ये पॉइंट है sin x का एक्सट्रीम जोन। इसके बाहर जो निकल गया वो sin x के साथ मुलाकात कभी नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो देखो बीच में कितना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है, जरा ध्यान से देखो आप, कितना आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7, समझ में आ रहा है। तो टोटल कितना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया इन दोनों का? 7 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। अगर 7 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया तो इस इक्वेशन का टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा? टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन इस इक्वेशन का हो जाएगा 7। समझ में आ रहा है? क्लियर है? पक्का? और ये 7 वैल्यूज जो है, ये 7x का वैल्यूज मतलब कहां पे? एक वैल्यू तो क्लियर है 0 और रिमेनिंग 6 वैल्यू कहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो 6 वैल्यू को निकालना, मतलब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की जरूरत होगा। वो आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, सिलेबस में है ही नहीं, बट नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन ये पूछा जा सकता है जो आप इस कंसेप्ट से प्रॉपर्ली सॉल्व करोगे। तो इसीलिए आपको ये सब ग्राफ का आइडिया दिया जा रहा है ताकि आप ये छोटे मोटे टाइप के क्वेश्चंस ग्राफ की मदद से ही इसको सॉल्व कर पाओ, ठीक है। क्लियर है? तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारे प्रकार के क्वेश्चन आप कर पाओगे और शीट में जो भी क्वेश्चन है वो बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो अभी हमारा ये एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन का पिक्चर खत्म हुआ। अभी हम आगे चल करके देखते हैं हमारा अगला पार्ट, दैट इज सिग्नम फंक्शन। तो देखिए सिग्नम फंक्शन क्या होता है। देखिए सिग्नम फंक्शन है आपका बेसिकली वो फंक्शन जो सिग्नम के अंदर, अगर मैं रिप्रेजेंटेशन क्या है ऐसे, सिग्नम ऑफ एक्स दिखाते हैं, एस जी एन ब्रैकेट में x। अगर x पॉजिटिव हुआ तो इसका आंसर 1 आएगा, अगर x नेगेटिव हुआ तो इसका आंसर -1 आएगा, और अगर x 0 हुआ तो इसका आंसर 0 आएगा। बस इतना सा है आपका सिग्नम फंक्शन। समझ में आ रहा है ना? x अगर पॉजिटिव है तो सिग्नम विल बी 1, x नेगेटिव तो आंसर -1, और x का वैल्यू अगर 0 है तो आंसर 0। तो उसको आप इस प्रकार से भी तो लिख सकते हो ना, देखो x इक्वल टू 0 पे तो आंसर 0 है। इसको mod x by x भी तो लिख सकते हैं ना, बिकॉज x जब पॉजिटिव होगा तो mod x विल बी x, तो x x कैंसिल होके 1 आएगा, और अगर x नेगेटिव हो गया तो mod x विल बी -x, तो -x और x कैंसिल होके -1 आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो आराम से, है ना। अगर उसका ग्राफ बोलते हो तो ग्राफ किस प्रकार से हो जाएगा, जरा ध्यान से देख लेते हैं, है ना। तो ग्राफ क्या होगा कि सर अगर x पॉजिटिव हो गया तो सिग्नम का वैल्यू हो जाएगा 1, मतलब इधर सिग्नम का आंसर 1 हो गया, ठीक है। 1 एक कांस्टेंट फंक्शन होता है, ये 1 हो गया। इधर सिग्नम का आंसर -1 हो गया, और x इक्वल टू 0 पे सिग्नम का आंसर 0, x इक्वल टू 0 पे क्या होगा 0। तो अगर x इक्वल टू 0 पे 0 है तो इन जगह पे और इन जगह पे ओपन सर्कल लगाना होगा ना। क्यों ओपन सर्कल लगाना होगा? क्योंकि अगर मैं ओपन सर्कल नहीं लगाया तो क्या पता चलेगा, ये पता चलेगा कि x इक्वल टू 0 पे आंसर 0, 1, -1 तीनों है। x इक्वल टू 0 पे आंसर 0 भी है, 1 भी है, -1 भी है। अगर एक इनपुट से 3 आउटपुट, तो ये तो फंक्शन ही नहीं बनेगा ना, तो सिग्नम फंक्शन कैसे होगा? समझ में आ रहा है ना। इसीलिए x इक्वल टू 0 पे सिग्नम का वैल्यू 0 डिफाइन किया गया है, 1 और -1 नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है ना। तो इस प्रकार के फंक्शन को अपन क्या बोलते हैं? सिग्नम फंक्शन के नाम से जानते हैं। समझ में आ रहा है। सिमिलरली मैं सिग्नम ऑफ fx, सिग्नम ऑफ x नहीं, सिग्नम ऑफ दूसरा कोई फंक्शन, उसको मैं किस प्रकार से लिख सकता हूं? उसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं, बॉक्स ऑफ mod ऑफ fx by fx, fx नॉट इक्वल टू 0, और इसका आंसर 0 कब होगा? जब fx खुद 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। अंदर वाला अगर 0 हो गया तो इसका आंसर 0, अंदर वाला पॉजिटिव हो गया आंसर 1, अंदर वाला नेगेटिव हो गया तो आंसर -1। इसी को हम कलेक्टिवली इस प्रकार से लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो बेसिकली फंक्शन का अगर मैं डोमेन का बात करूं तो डोमेन कितना हो गया? डोमेन फंक्शन का रियल नंबर हो गया। सिग्नम फंक्शन का डोमेन क्या हो गया? रियल नंबर हो गया, ऑब्वियसली, ठीक है। सिग्नम फंक्शन का डोमेन क्या हो गया? रियल नंबर हो गया। x का वैल्यू कुछ भी पुट करो, फंक्शन हमेशा डिफाइन होगा। और रेंज क्या हो गया? रेंज
कोई इंटरवल नहीं होगा। अब की बार रेंज में सिर्फ 3 एलिमेंट होगा, 1, -1 और 0। ठीक है, रेंज कंटेन्स ओनली 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट, -1, 0, 1, जिसको मैं सेट से रिप्रेजेंट किया। ठीक है ना, क्लियर है? क्या ये पीरियडिक फंक्शन है? बिल्कुल नहीं। कुछ सर्टेन इंटरवल बाद रिपीटेशन दिख रहा है? नहीं। आप बोलोगे सर ये वाला पार्ट यहां से यहां तक तो वापस रिपीट हो रहा है। अरे यहां से यहां तक अगर आगे रिपीट हो रहा है तो पीछे थोड़ी ना रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। तो ये ए पीरियडिक फंक्शन है। जो फंक्शंस पीरियडिक नहीं होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ए पीरियडिक फंक्शन बोलते हैं। क्या फंक्शन बोलते हैं? ए पीरियडिक फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, सिर्फ अभी तक जितने भी फंक्शंस हम पढ़ेंगे उनमें से सिर्फ और सिर्फ कौन होगा पीरियडिक फंक्शन? सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होगा पीरियडिक फंक्शंस। कौन होगा? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होगा सिर्फ पीरियडिक फंक्शन। और कोई दुनिया में पीरियडिक फंक्शन बना सकते हो आप, मिलेगा। जब पीरियडिक फंक्शन टॉपिक 12 में पढ़ाया जाएगा, फंक्शन पार्ट 3 में, तब आपको मिलेगा बहुत सारे फंक्शन। बट अब की बार डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन में जो भी हम 8-10 प्रकार के फंक्शन के बारे में बातचीत कर रहे हैं, उसमें से सिर्फ पीरियडिक कौन है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो 6 फंक्शन है जो लास्ट क्लास में बात किया, वही होगा पीरियडिक फंक्शन। ठीक है, और उसका डेफिनेशन क्या है, वो किस प्रकार से डिफाइन किया जाता है, क्या है एग्जैक्टली, वो सारी कहानी हम 12 में देखेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक? चलो आगे देखते हैं उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलो ठीक है, ध्यान से देखो, है ना। इसको आप नोट कर लीजिएगा, है ना, प्रॉपर्ली यहां तक नोट कर लीजिएगा, है ना। इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को जहां तक पढ़ाया मैं ग्राफ को इरेज कर रहा हूं। ठीक है, ध्यान से देखो। अभी आपको वैल्यू पूछा गया है। अगर मैं पूछता हूं आपको, बोलो तो सिग्नम ऑफ -2.8 का वैल्यू कितना होगा? आप डायरेक्टली -1 बोल दोगे, क्योंकि आपको कुछ ध्यान ही नहीं देना है, आपको सिर्फ x को देखना है। x अगर नेगेटिव है तो आंसर क्या? -1। अगर मैं पूछता हूं सिग्नम ऑफ 100 क्या होगा, आप डायरेक्टली क्या बोल दोगे? 1 बोल दोगे। बट मैं आपको इतना फालतू सवाल नहीं दूंगा। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे कुछ अच्छा क्वेश्चन देके रखा है, आप देख करके बोलो कि ये सब का आंसर क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, मैंने आपको सिग्नम का, यहाँ पे कोई बच्चा मेरे को पूछ देता है सर व्हाट इज x, x का वैल्यू क्या? तो मैं बोल के दे रहा हूं कि x का वैल्यू रियल नंबर है। ठीक है, x रियल नंबर है। आप बोलो इसका आंसर क्या होगा? तो आप बोलोगे सर इसका आंसर निकालने के लिए मुझे तो अंदर वाले के पीछे भागना पड़ेगा, मुझे तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि अंदर वाला एक्सप्रेशन क्या है। अगर अंदर वाले एक्सप्रेशन के पीछे आप भागते हो तो आपको ये मिलेगा कि 2x² - 3x + 4 को आप कुछ इस प्रकार से लिख सकते हो। 2 कॉमन ले लो तो ये क्या आ जाएगा? x² - 3x/2 + 2 आ जाएगा। ठीक है, इसी चीज को मैं आगे कैसे लिख सकता हूं? x² - 2 × x × 3/4 प्लस ये कितना हो जाएगा? 3/4 का होल स्क्वायर, दैट इज 9/16 प्लस 2 माइनस 9/16। क्योंकि इसको मैंने क्यों इंट्रोड्यूस किया? टू मेक द एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसको मैंने इंट्रोड्यूस किया। बोले सर परफेक्ट स्क्वायर क्यों बनाना चाहते हो? जरूरत है, देखो कि क्यों परफेक्ट स्क्वायर बना रहा हूं। x - 3/4 का होल स्क्वायर हो गया ना इतना सा पार्ट, और रिमेनिंग पार्ट क्या हो गया? 32 - 9 हो गया 23/16। समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो गया? ये हो गया 2 × x - 3/4 होल स्क्वायर प्लस 2 × 23/16 कितना हो गया? 23/8 हो गया। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? अभी देखो, ये हिस्सा तो हमेशा पॉजिटिव है, ये हिस्सा हमेशा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के साथ अगर 23/18 को मैंने मिक्स कर दिया तो मिनिमम वैल्यू इस एक्सप्रेशन का कितना हो गया? 23/8 हो गया। तो आप क्या बोलोगे? बोलोगे ये फंक्शन तो हमेशा, ये एक्सप्रेशन तो हमेशा 23/8 से बड़ा होगा। अगर ये एक्सप्रेशन हमेशा 23/8 से बड़ा होता है, मतलब फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R द गिवन एक्सप्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। और अगर सिग्नम के अंदर पॉजिटिव लिखा हुआ है तो उसका आंसर क्या आएगा? उसका आंसर 1 आएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो इस प्रकार से आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको ध्यान से इसको समझना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लॉगरिथम याद है? लॉगरिथम में बोला था, कोई बच्चा बोलेगा सर log 2/2 तो 1 होता है। तो log 2/2 अगर 1 है, log 2/2 अगर 1 है और बेस 1 से बड़ा है, मतलब ग्राफ इंक्रीजिंग है, तो log 3/2 तो 1 से भी बड़ा होगा। मैं बोला बिल्कुल। और अगर ये सब आपको समझ नहीं आता है तो आप वो वाला चीज याद करो ना, मैंने लॉगरिथम में सिखाया था, अगर दोनों नंबर सेम साइड ऑफ 1 है, अगर दोनों नंबर सेम साइड ऑफ 1 है, दैट इज दोनों के दोनों बेस और ये वाला वैल्यू दोनों के दोनों अगर 1 से बड़ा है या फिर दोनों के दोनों अगर 1 से छोटा है, तो आंसर लॉग का हमेशा पॉजिटिव होता है। बोला था नहीं बोला था? बोला था। अगर दोनों नंबर ऑपोजिट साइड ऑफ 1 है तो आंसर लॉग का हमेशा नेगेटिव होता है, ये भी बोला था। समझ में आ रहा है ना? तो ये दोनों के दोनों ग्रेटर देन 1 है, मतलब सेम साइड of 1 है। 2 and 3 both are same side of 1, therefore log 3/2 is always
पॉजिटिव एंगल, एज log 3/2 इज ऑलवेज पॉजिटिव, देयरफॉर सिग्नम का इनपुट पॉजिटिव हो गया, और अगर सिग्नम का इनपुट पॉजिटिव हो गया तो वो आंसर क्या देगा, वो आंसर दे देगा तुरंत x इज इक्वल टू 1, दैट इज सिग्नम विल बी 1। समझ में आ रहा है, क्लियर है, पक्का, कोई डाउट नहीं आता? नहीं। चल इसका आंसर देखते हैं, सिग्नम ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, क्या देते हैं, सिग्नम ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, ध्यान से समझिएगा बात को, ठीक है, सिग्नम ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। अभी आप सोचोगे सर लास्ट लेक्चर में तो आपने ये पढ़ाए थे कि साइन थीटा जो है वो हमेशा -1 से 1 के अंदर रहता है, साइन थीटा जो है वो क्या होता है, -1 से 1 के अंदर होता है। तो सर अगर साइन थीटा -1 से 1 के अंदर है तो साइन स्क्वायर थीटा जो होगा वो तो हमेशा 0 से 1 के अंदर होगा ना सर। साइन थीटा अगर -1 से 1 के अंदर है तो साइन स्क्वायर थीटा तो सर हमेशा 0 से 1 के अंदर होगा ना, क्योंकि 0 से 1 वाले पार्ट का स्क्वायर अगर करेंगे वो तो 0 से 1 के बीच में ही रहेगा दोस्त, और 0 से -1 जो नेगेटिव वाला पार्ट है उसका अगर स्क्वायर करेंगे तो वो भी घूम के 0 से 1 के बीच में ही आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या, क्लियर है ये बात, ठीक है ना? क्यों, क्योंकि आप देखो ना हाफ का स्क्वायर करोगे तो 1/4 है ना, 1 से छोटे वाले वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो और छोटा होता जाएगा, तो ये तो 0 से 1 के बीच में ही होगा ना। समझ में आ रहा है? तो आप तुरंत बोल दोगे कि आंसर तो है 0 से 1 के बीच में, मतलब पॉजिटिव है, साइन स्क्वायर थीटा 0 से 1 के बीच में मतलब पॉजिटिव है, तो आंसर 1। लेकिन नहीं, 0 के 1 के बीच में तो है, पॉजिटिव है, बट साथों साथ 0 पे भी तो क्लोज्ड है, 0 भी तो हो सकता है। तो अगर सिग्नम के अंदर 0 हो गया तो आंसर तो 0 आ जाएगा, 1 नहीं आएगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर देने वक्त हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, दैट इज इसको 2 अलग अलग केस में आंसर देना पड़ेगा। 2 अलग अलग केस में आंसर देने का मतलब क्या हो गया कि आपको इसको डिफाइन करना पड़ेगा, आपको इसको बोलना पड़ेगा प्रॉपर्ली। जब थीटा का वैल्यू n पाई होगा, n पाई मतलब क्या, पाई का मल्टीपल होगा, क्योंकि आप जानते हो साइन थीटा का ग्राफ अगर आप चेक करते हो तो आप देखोगे साइन थीटा कहां पे 0 होगा, 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, माइनस पाई, -2 पाई, ये सब वैल्यूज पे 0 होगा। ये सब वैल्यू क्या है, इंटीजर मल्टीपल में पाई है ना, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, ये सब क्या है, इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई। तो अगर इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई को मैं n पाई से रिप्रेजेंट कर सकता हूं ना, जहां पे n बिलोंग्स टू इंटीजर, समझ में आ रहा है? तो अगर थीटा n पाई हो जाता है तो साइन थीटा 0 हो जाएगा, तो सिग्नम ऑफ 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अगर थीटा n पाई नहीं होता है, अगर थीटा n पाई नहीं होता है तो साइन स्क्वायर थीटा हमेशा 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा, दैट इज पॉजिटिव होगा, 0 नहीं हो सकता। और अगर अंदर पॉजिटिव है तो आंसर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। तो इन दोनों का तो डायरेक्टली आंसर 1 हो गया, बट इसका आंसर 0 कब होगा, जब थीटा n पाई होगा, और इसका आंसर 1 होगा जब थीटा n पाई नहीं होगा। तो इसका आंसर आपको इस प्रकार से देना पड़ेगा। अभी ये देखो, ये बहुत खूबसूरत क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना, सिग्नम के अंदर, सिग्नम के अंदर, सिग्नम के अंदर, सिग्नम के अंदर हजारों सिग्नम एक साथ मैंने लगा रखा है, समझ में आ रहा है ना? तो आप हजार के चक्कर में मत जाओ, पहले तो आप छोटा छोटा चीज को सॉल्व करो। आप सबसे पहले इसको सॉल्व करो, आप सबसे पहले इसको सॉल्व करो, ठीक बात है, क्लियर है? जरा ध्यान से देखना, ठीक है, जरा ध्यान से देखना। मैं आपको बोल रहा हूं, बोल तो सिग्नम का आंसर क्या पॉसिबल है, सिग्नम का आंसर क्या पॉसिबल है? आप बोलोगे सिग्नम का तो 3 ही आंसर पॉसिबल है, या तो 1, या तो -1, या तो 0। मैं बोलूंगा अगर सिग्नम का आंसर 1 हुआ तो कब होगा, जब x पॉजिटिव होगा। तो x अगर पॉजिटिव हुआ तो सिग्नम का, ये वाले सिग्नम का आंसर क्या होगा, 1 होगा, मतलब सिग्नम ऑफ 1 बचेगा। तो सिग्नम ऑफ 1 भी क्या होता है, 1 ही तो होता है ना रे भाई, सिग्नम ऑफ 1 भी क्या होता है, 1 ही होता है। अच्छा, x अगर नेगेटिव हो गया तो क्या होगा, ये सिग्नम ऑफ x क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो सिग्नम ऑफ -1 बचेगा, और सिग्नम ऑफ -1 क्या होगा, ऑब्वियसली सिग्नम के अंदर नेगेटिव नंबर है तो आंसर क्या आएगा, -1 आएगा। समझ में आ रहा है? और आगे x का वैल्यू क्या रखेंगे, 0। अगर x 0 हो गया तो सिग्नम ऑफ 0 विल बी 0, और बचेगा क्या, सिग्नम ऑफ 0 बचेगा। तो सिग्नम ऑफ 0 तो वापस क्या हो जाता है, 0। तो आप बोलोगे सर ये तो वापस सिग्नम फंक्शन घूम करके आ गया। हाँ बिल्कुल, ये वापस क्या घूम के आ गया, सिग्नम फंक्शन। समझ में आ रहा है? सिमिलरली इसके बाहर अगर मैं एक और सिग्नम लगाता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाहर अगर एक और सिग्नम लगाते तो क्या होगा, सिग्नम ऑफ सिग्नम x, वापस आंसर घूम के क्या आएगा, सिग्नम ही आएगा। इसके बाहर और 10 सिग्नम लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर घूम के सिग्नम x ही आएगा। समझ में आ रहा है ना? इसीलिए सिग्नम ऑफ सिग्नम ऑफ सिग्नम ऑफ सिग्नम ऑफ x अप टू n टाइम्स, कितना भी सिग्नम लगा दो इसका आंसर घूम करके डायरेक्टली क्या आएगा, सिग्नम ऑफ x ही आएगा। इसका आंसर घूम के क्या आएगा, डायरेक्टली सिग्नम ऑफ x ही आएगा।
ठीक है, तो ये कुछ बेसिक फंडामेंटल इलस्ट्रेशन था ऑन द बेसिस ऑफ सिग्नम फंक्शन जो मैंने पिक किया और आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया। ठीक है, अगर ये समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आया और अच्छे से जोर डाल के समझने का प्रयास करो, फिर भी अगर नहीं समझ पाते हो सर को कॉल करो, सर से हेल्प लो, बातचीत करो, जरूर कोई ना कोई सलाह आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया है ना। अभी मैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के पीछे भागता हूँ और उसको सॉल्व करके देने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिग्नम फंक्शन का बातचीत। ठीक है, आगे बढ़ते, चलो आगे बढ़ते, ध्यान से देखते भाई। आगे बढ़ते, ध्यान से देखते हैं प्रॉपर्ली। चलो, सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, ये क्या है? फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल। समझ आ रहा है ना? क्लियर? चलो, इस फंक्शन को सबसे पहले डिफाइन करना है और फिर इसका आपको ग्राफ बनाना है। ठीक है, इस फंक्शन को सबसे पहले आपको डिफाइन करना है और फिर इसका क्या करना है? आपको ग्राफ बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं, ध्यान से देखते हैं कि कहानी में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। चलो, सबसे पहले आप ध्यान दो इधर कि सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ध्यान से देखो, इस चीज को अगर डिफाइन करना है, जैसे मॉड्यूलस को जब डिफाइन करते हो तो आप क्या सोचते हो कि मॉड्यूलस के अंदर वाला कब 0 से बड़ा होगा, कब 0 से छोटा होगा और कब 0 होगा, वही तो सोचते हो ना। सिमिलरली सिग्नम के अंदर वाला भी कब चेंज होता है? सिग्नम ऑफ fx विल बी fx व्हेन fx इज ग्रेटर देन 0। पढ़ लिए थे हमने। सिग्नम ऑफ fx विल बी माइनस, सिग्नम ऑफ fx विल बी माइनस ऑफ fx, sorry, signum of fx will be -1 when fx is less than 0 and signum of fx will be 0 when fx is itself 0। समझ में आ रहा है? तो इस चीज के ऊपर बेस करके हम बोल रहे हैं कि इसका आंसर 1 कब होगा? जब x स्क्वायर माइनस x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा। इसका आंसर -1 कब होगा? जब x स्क्वायर माइनस x का वैल्यू लेस देन 0 होगा। और इसी का आंसर 0 कब होगा? जब x स्क्वायर माइनस x का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। समझ में आ रहा है? इसका आंसर 1 कब होगा? जब x स्क्वायर माइनस x पॉजिटिव, -1 कब? जब x स्क्वायर माइनस x नेगेटिव, और 0 कब? जब x स्क्वायर माइनस x का वैल्यू 0 होगा। तो इसको अगर वापस सॉल्व करने का कोशिश करें तो ये क्या है? ये आपको दिख रहा है ना, x इंटू एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0। ये क्या दिख रहा है? x इंटू एक्स माइनस 1 लेस देन 0। और ये क्या दिख रहा है? x इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इन सब का अगर सॉल्यूशन में निकालूं तो आपको क्या दिखेगा? आंसर 1 कब आएगा? fx का आंसर 1 कब आएगा? जब x का वैल्यू, इसका सॉल्यूशन क्या है? -इंफिनिटी से 0 यूनियन 1 से इंफिनिटी होगा। ठीक है, इसका आंसर -1 कब आएगा? जब x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में आएगा। और इसका आंसर 0 कब आएगा? जब x का वैल्यू सिर्फ 0 या तो 1 होगा। ठीक है, अभी इस चीज का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आप किस चीज का हेल्प लोगे? इस डेफिनेशन का हेल्प लोगे। यहां पे बोला है ना डिफाइन, तो ये हो गया डेफिनेशन ऑफ fx। ठीक है, ये हो गया डेफिनेशन ऑफ fx। ये आपने fx को डिफाइन कर रखे हो। समझ में आ रहा है? अभी आपको क्या करना है? fx को ड्रॉ करना है। अभी आपको क्या करना है दोस्त? fx को प्रॉपर्ली ड्रॉ करना है। समझ में आ रहा है ना? अभी आपको क्या करना है? fx को प्रॉपर्ली ड्रॉ करना है। जरा ध्यान से देखते हैं। x का वैल्यू जब 0 से 1 होगा, x का वैल्यू जब 0 से 1 होगा तो क्या होगा देखते हैं। फिर x का वैल्यू अगर 0 के इधर और 1 के उधर हुआ तो क्या होगा देखते हैं। ठीक है, तो 0 के इधर मतलब और 1 के इधर अगर हुआ तो आंसर क्या दिख रहा है? 1 दिख रहा है। तो 1 तो ये पॉइंट है। ठीक है ना, तो 0 के इधर 1 और 1 के इधर भी 1। ठीक है, 0 से 1 के बीच में आंसर क्या है? -1। तो 0 से 1 के बीच में आंसर -1, पूरा इंटरवल में आंसर -1। ठीक है, तो -1, y इज इक्वल टू -1 इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। तो बना दिया स्ट्रेट लाइन, बस इस इंटरवल में है तो इसी जगह पे ये प्रेजेंट होगा। ठीक है, और x इक्वल टू 0 और 1 पे आंसर क्या है? 0। मतलब x इक्वल टू 0 पे आंसर 0 है, यहाँ पे क्लोज, और यहाँ पे भी क्या? क्लोज। ठीक है, तो अगर यहाँ पे क्लोज तो डेफिनेटली इस जगह पे क्या होगा? ओपन होगा, और इस जगह पे भी क्या होगा? ओपन होगा। और अगर यहाँ पे क्लोज हो जाता है तो यहाँ पे भी क्या होगा? ओपन होगा। यहाँ पे भी क्या होगा? ओपन होगा। क्या आपको कहानी पूरा समझ आया? अभी क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूँ पूरा चीज समझ में आया होगा अभी प्रॉपर्ली। ठीक है ना? तो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ x स्क्वायर माइनस x।
ठीक है ना। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ x स्क्वायर माइनस x। इस प्रकार से बहुत सारी चीज आपको करना पड़ सकता है, तो मैंने ये सिखा दिया आपको ये कंसेप्ट प्रॉपर्ली, तो अभी आराम से डिफाइन करके आप ग्राफ बना सकते हो। ठीक है, चलो तो ये हो गया हमारा, है ना। तो ये मैं होमवर्क पे दे रहा हूं, ये आप करके मेरे को सबमिट करोगे और मैं चेक करके दूंगा ग्रुप में। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट और स्टडी करते हैं उसके बारे में। तो चलो अभी देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है फंक्शन का, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन का, वो है आपका GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरा कैलकुलस में आपको बहुत रुलाएगा अगर आप ये इस चीज को आज ध्यान से नहीं समझते हो अगला 15-20 मिनट। ठीक है, तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगा आगे जाकर के जिंदगी में, इसके बिना आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है फंक्शन का, समझ में आ रहा है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, समझ में आ रहा है ना। तो ध्यान से देखो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है, इसको हम बॉक्स फंक्शन या फिर स्टैक फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो बॉक्स एक्स से इसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं, थर्ड ब्रैकेट से। इसका मतलब क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस और इक्वल टू एक्स, है ना। वो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो उसके इक्वल है या फिर उससे छोटा है। मतलब क्या है, ध्यान से समझेंगे, ध्यान से देखना। अगर मैं बात करूं, जैसे मैं आपको एक चीज आज बता रहा हूं ना, कि किसी भी चीज का आप ग्रेटेस्ट, किसी भी रियल नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर निकालने जाओगे तो हमेशा सर का एक बात याद रखना, वो क्या है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ दैट रियल नंबर हो जाएगा नंबर लाइन पे उस रियल नंबर के जस्ट पीछे जो इंटीजर बैठा हुआ है वही हो जाएगा उसका आंसर। याद रखना, नंबर लाइन पे उस ग्रेटेस्ट, जो जिस रियल नंबर का बॉक्स निकालने के लिए बोला, उस रियल नंबर का जस्ट पीछे जो इंटीजर बैठा हुआ है नंबर लाइन पे, जस्ट पीछे। बच्चे हमेशा आगे ढूंढते हैं, मैं पीछे बोल रहा हूं, पीछे। ये नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन है, यहाँ पे ओरिजिन है, यहाँ पे मान लो -3.5 बैठा हुआ है, तो -3.5 के जस्ट पीछे कौन सा इंटीजर है, -4। तो बॉक्स ऑफ -3.5 कौन हो जाएगा, -4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है। +3.5 के जस्ट पीछे कौन सा इंटीजर होगा, 3 होगा ऑब्वियसली। सिमिलरली सारे के आंसर आप दे दोगे। 0.2 का आंसर क्या होगा, ऑब्वियसली 0 होगा। 0.2 के जस्ट पीछे कौन सा इंटीजर है, आगे है 1, पीछे कौन है, 0। -0.375 इसके पीछे कौन होगा, ऑब्वियसली -1 होगा। ठीक है, तो दिस इज द कंसेप्ट बिहाइंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इस प्रकार से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हो किसी भी रियल नंबर का। ठीक है, x का वैल्यू यहाँ पे कोई भी रियल नंबर हो सकता है, इसीलिए इस फंक्शन का डोमेन रियल नंबर, और इस फंक्शन का आंसर हमेशा क्या आएगा, इंटीजर आएगा, नाम से ही पता चल रहा है, इसीलिए इसका रेंज हमेशा क्या होगा, सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, तो ये सारे गिवन डाटा को यूज करके चलो इस फंक्शन को प्रॉपर्ली डिफाइन कर लेते हैं। ये देखो इसका डेफिनेशन है, जब x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, जब x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगा तो बॉक्स x का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि 0 से 1 के बीच में हमें इंटरवल में कोई भी इस 0 से 1 के बीच में कोई भी x का वैल्यू उठाओ, उसके जस्ट पीछे कौन सा इंटीजर है, ऑब्वियसली 0 है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। और एक और चीज आपको ध्यान से सीखना पड़ेगा यहाँ पे, एक और चीज ध्यान से सीख जाओ कि बॉक्स ऑफ इंटीजर, अगर बॉक्स के अंदर कभी भी आप इंटीजर लिख देते हो तो आंसर क्या आ जाएगा, वही इंटीजर आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना। अगर अंदर आंसर आप लिख देते हो बॉक्स ऑफ 2 क्या है, तो मैं इसका आंसर 2 ही दे दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर 0 के लिए x का वैल्यू 0 भी तो हो सकता है ना, जब x 0 होगा तब भी तो बॉक्स x 0 होगा। समझ में आ रहा है, इसीलिए इस जगह पे इक्वालिटी आया। बट जब x का वैल्यू 1 के इक्वल होगा तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है, अगले लाइन पे इक्वालिटी है। फिर देखो x का वैल्यू जब 1 से 2 के बीच में है तो बॉक्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ऑब्वियसली। 1.5 का पीछे वाला इंटीजर 1 होगा, 1 पे इक्वालिटी 2 पे नहीं है। फिर 2 से 3 का बॉक्स 2 होगा, 2 पे इक्वालिटी 3 पे नहीं है। फिर ऐसे चलता जाएगा। ऊपर अगर जाओगे तो 0 से -1 का बॉक्स -1, बट 0 पे इक्वालिटी नहीं होगा, -1 पे होगा, क्योंकि -1 का इंटीजर -1 ही होगा। समझ में आ रहा है ना, तो इस प्रकार से चलेगा। ठीक है, अभी इस डाटा को यूज करके आप इसका ग्राफ भी बना सकते हो। देखो बनाओ इसका ग्राफ, समझ में आ रहा है। देखो 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में क्या होगा, आंसर क्या होगा, 0 होगा। इसीलिए ये देखिए कौन सा लाइन है, y = 0 वाला लाइन है। बट 1 पे इक्वालिटी नहीं है यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे ओपन सर्कल। फिर यही 1 कहां पे चला गया, यहाँ पे,
1 से 2 के बीच में आंसर क्या होगा 1 होगा, इसीलिए ये y इज इक्वल टू 1 का लाइन आ गया इस इंटरवल के बीच में। फिर 2 पे ओपन है, फिर 2 से 3 के बीच में ये हो गया, फिर 3 से 4 के बीच में ऐसे हो गया, -1 से 0 के बीच में ऐसे हो गया, मतलब ऐसे लैडर की तरह स्टेप 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 होता जाएगा, इसीलिए इसको स्टेप फंक्शन भी बोला जाता है। ठीक है, ठीक है, बट ओरिजिनल नाम इसका GIF ही है। ठीक है, एग्जाम में जब भी दिया जाता है तो इस प्रकार से रिप्रेजेंटेशन देकर के समझाया जाता है कि दिस रिप्रेजेंट्स GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, बहुत काम का चीज है। तो इसका डेफिनेशन समझना है, ग्राफ समझना है, डोमेन रेंज और इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे वो प्रॉपर्ली समझना है, कॉपी में नोट भी करना है, दिमाग में भी नोट करना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं यहां तक समझ गए प्रॉपर्ली। अभी चलिए देखते हैं इसका प्रॉपर्टीज, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ GIF क्या होगा। समझ आ रहा है मेरी बात? प्रॉपर्टीज, वही सिग्नम वाला क्वेश्चन आ गया वापस, बॉक्स के अंदर बॉक्स के अंदर बॉक्स के अंदर बॉक्स के अंदर बॉक्स। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 2 बॉक्स को सॉल्व करेंगे। आप जानते हो कि बॉक्स एक्स का आंसर क्या आएगा, इस बॉक्स का आंसर हमेशा क्या आएगा, एक्स कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए एक्स, इसका आंसर हमेशा क्या आ जाएगा, इंटीजर। तो ये बाहर वाला बॉक्स क्या देख रहा है कि मेरे अंदर क्या बैठा हुआ है, इंटीजर बैठा हुआ है। अगर मेरे अंदर इंटीजर बैठा हुआ है तो बॉक्स ऑफ इंटीजर विल बी इंटीजर, मतलब जो बैठा हुआ है अंदर वही हो जाएगा आंसर। तो ये अगर इंटीजर है तो यही हो जाएगा आंसर, मतलब आंसर क्या आ जाएगा, बॉक्स एक्स। सिमिलरली आप एक और बॉक्स लगाओ, बॉक्स एक्स ही होगा आंसर, एक और लगाओ, बॉक्स एक्स ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कितना भी बॉक्स लगा दो आंसर हमेशा क्या होगा, बॉक्स एक्स ही होगा। समझ आ रहा है, क्लियर है, कोई डाउट, पक्का? चलो अगला प्रॉपर्टी ध्यान से देखो, अगर बॉक्स एक्स का वैल्यू n है तो x का वैल्यू क्या होगा, जहां पे n एक इंटीजर है। ध्यान से देखो इस चीज को, ठीक है। अगर बॉक्स एक्स का वैल्यू n है, जैसे मान लो मैंने बोल दिया बॉक्स एक्स का वैल्यू 3, तो x का वैल्यू क्या हो सकता है, बॉक्स एक्स का वैल्यू 3 कब होगा रे, देख जरा, जब x का वैल्यू कहां से कहां तक होगा, 3 से 4 तक होगा, 3 पे ओपन क्लोज्ड, 4 पे ओपन। तो बॉक्स एक्स अगर n है तो x का वैल्यू क्या होगा, n से n+1 तक होगा, जहां पे n पे क्लोज्ड और n+1 पे ओपन। समझ में आ गया ना, क्लियर है। चलो अगला, बॉक्स ऑफ x प्लस माइनस n, इस n को मैं बाहर लेके जा सकता हूं, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, बॉक्स x प्लस माइनस n लिख सकता हूं, जहां पे n क्या होना चाहिए, n मस्ट बी इंटीजर, इंटीजर अगर नहीं होगा तो नहीं चलेगा। सर इसका लॉजिक क्या है, देखो बॉक्स ऑफ 5 प्लस 3.5, इसका आंसर क्या है, बेसिकली ये बॉक्स ऑफ 8.5 है, तो 8.5 का बॉक्स क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, जस्ट उसका पीछे वाला इंटीजर कौन है, 8 है। बट इसको अगर आप इस प्रॉपर्टी से सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे, बॉक्स ऑफ 5, सॉरी इंटीजर कौन है, 5 है ना, तो बॉक्स ऑफ 3.5 प्लस 5 को बाहर लेके चले जाओ, बिकॉज जो इंटीजर है वही तो बाहर जाएगा ना। तो 3.5 का बॉक्स क्या हो जाता है 3, और इधर प्लस 5 करके कितना आएगा, 8 ही आएगा आंसर। समझ में आ रहा है ना, मतलब ये दोनों चीज आपस में इक्वल है। तो अब याद रखना, बॉक्स के अंदर अगर कभी भी कोई इंटीजर प्लस या माइनस में है, प्लस या माइनस, इनटू डिवीजन का बात नहीं कर रहे, अगर बॉक्स के अंदर कभी भी कोई इंटीजर प्लस या माइनस में लिखा हुआ है तो उसको आप बाहर लेकर के जा सकते हो। क्लियर है, पक्का, कोई डाउट नहीं। चलो अगला प्रॉपर्टी समझते हैं, बॉक्स एक्स का वैल्यू हमेशा एक्स से छोटा या फिर उसके इक्वल होगा। बोलो इक्वल कब होगा, जब ये इक्वालिटी कब ट्रू होगा, जब ये x इंटीजर हो जाएगा, और जब ये x नॉन इंटीजर हो जाएगा तब ये लेस देन वाला चीज ट्रू हो जाएगा। क्यों, मान लो x का वैल्यू 5.7, तो बॉक्स ऑफ 5.7 कितना हो जाएगा 5, x कितना है 5.7 और x माइनस 1 कितना है 5.7 माइनस 1 दैट इज 4.7, तो 4.7 5 से छोटा है और 5.7 से छोटा है, ट्रू है ना। अगर इंटीजर मान लेते हैं तो इंटीजर मान लो 5 मान लो, तो 5 और इधर भी 5 और इधर क्या 5 माइनस 1 4, तो यहाँ पे इक्वालिटी सेटिस्फाई हो गया और यहाँ पे लेस देन वाला चीज सेटिस्फाई हो गया। समझ में आ रहा है, मतलब ये इनइक्वालिटी हमेशा वैलिड होगा, x माइनस 1 से हमेशा बॉक्स x बड़ा होगा और बॉक्स x हमेशा किससे छोटा होगा, x से छोटा या फिर उसके इक्वल होगा। ठीक है, तो ये सारे प्रॉपर्टीज आपको याद रखने पड़ेंगे अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस करने के लिए। क्वेश्चन जो बनता है वो ये प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस करके ही बनता है। समझ में आ रहा है, आगे देखो, इसी इनइक्वालिटी को आप रिप्लेस करके ये भी बना सकते हो। जैसे इस जगह को अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो यहां पे आपको क्या मिल रहा है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू बॉक्स x, ये देखो यहां पे लिख दिया मैंने x इज ग्रेटर देन इक्वल टू बॉक्स x। और अगर मैं इस वाले पार्ट को ध्यान से देखता हूं तो यहां से क्या मिल रहा है कि x इज x माइनस 1 लेस देन बॉक्स x, का मतलब क्या है कि x इज लेस देन 1 प्लस बॉक्स x, मतलब वही x
किससे छोटा हो जाएगा, 1 प्लस बॉक्स एक्स से छोटा हो जाएगा, और वही एक्स किससे बड़ा हो जाएगा या फिर उसके इक्वल होगा, बॉक्स एक्स से बड़ा या फिर उसके इक्वल होगा। तो कोई भी रियल नंबर दुनिया में हमेशा उसका GIF से बड़ा या फिर उसके इक्वल होता है, और हमेशा 1 प्लस उसका GIF से छोटा होता है। समझ में आ रहा है, क्लियर है? ये सारे प्रॉपर्टीज समझते हुए कॉपी और दिमाग दोनों में नोट करना है, अपन पूछेंगे आपको। अगला प्रॉपर्टी, बॉक्स एक्स प्लस बॉक्स ऑफ माइनस एक्स। क्या है, बॉक्स एक्स प्लस बॉक्स ऑफ माइनस एक्स। इसका आंसर क्या होगा? चलो, दो केस में आंसर दिया गया है, जब x इंटीजर होगा तब कुछ और होगा, और जब x नॉन इंटीजर होगा तब कुछ और होगा। अब मान लेते कोई भी एक इंटीजर मान लेते, मान लो 5 मान लेते, तो बॉक्स ऑफ 5 प्लस बॉक्स ऑफ माइनस 5। अगर बॉक्स के अंदर इंटीजर है तो बॉक्स इंटीजर है तो डायरेक्टली आंसर वही आ जाएगा, बॉक्स ऑफ माइनस 5 विल बी माइनस 5, तो 5 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 0। आंसर 0 आ जाएगा हमेशा इसका जब x इंटीजर हो गया, ठीक है। और अगर इनके बीच में माइनस लगा देता हूं मैं, तो ये 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए देखो ट्वाइस x हो गया आंसर जब x का वैल्यू क्या है, इंटीजर है। जब बीच में डिफरेंस रहा, जब बीच में डिफरेंस रहा तो 5 माइनस माइनस 5 10 हो जाएगा ना, तो 10 मतलब 2 into 5, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज याद रखना पड़ेगा। एक नॉन इंटीजर मान के भी मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे 3.5 मान लो, तो बॉक्स ऑफ 3.5 हो जाएगा 3, और बॉक्स ऑफ माइनस 3.5 हो जाएगा -4, तो 3 प्लस -4 कितना आएगा, -1। ये देखो, और अगर मैं बीच में माइनस लगा देता हूं तो 3 माइनस -4 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 मतलब क्या हो गया, 2 into बॉक्स ऑफ 3.5 प्लस 1। देखो मैच होगा, बॉक्स ऑफ 3.5 कितना, 3 into 2 6 प्लस 1 7, मैच हो रहा है ना, ठीक है। तो ये सारे प्रॉपर्टीज हमेशा ट्रू है, बस ध्यान रखना कि कौन सा कब होता है। यहाँ पे n वगैरह जो भी लिखा हुआ है, n मस्ट बी इंटीजर, एंड नॉन इंटीजर होने से नहीं होगा, ठीक है। चलिए लास्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं। अच्छा, ये प्रॉपर्टी नंबर 7 हो जाएगा ना, लास्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 7। ध्यान से देखना, आपको बोला जा रहा है कि अगर बॉक्स x का वैल्यू n या फिर उससे ज्यादा है, मान लो बॉक्स x का वैल्यू मैं बोल रहा हूं 5 या फिर उससे ज्यादा है, तो x का वैल्यू क्या होगा। बॉक्स x का वैल्यू अगर 5 या फिर उससे ज्यादा है, तो बॉक्स x का आंसर तो हमेशा इंटीजर होता ना रे, बॉक्स x तो 5.1 नहीं हो सकता। अरे भाई, बॉक्स x 5.1 हो सकता है, बॉक्स x तो कभी 5.1 नहीं हो सकता है ना। बॉक्स x का आंसर या तो 5 या तो 6 या तो 7 या तो 8 ऐसे चलता जाएगा। तो बॉक्स x अगर ये सब हो रहा है तो x क्या होगा, सोचो ना, x क्या होगा, x क्या होगा, x ऑब्वियसली कहां से स्टार्ट होगा, 5 से इंफिनिटी तक होगा, बिकॉज x कभी भी 4.9 नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि x अगर 4.9 हो गया तो बॉक्स x हो जाएगा 4, और बॉक्स x 4 नहीं हो सकता, बिकॉज बॉक्स x हमेशा 5 या फिर उससे ज्यादा है। समझ में आ रहा है, क्लियर है, पक्का। अभी सुनो, अभी देखो, बॉक्स x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 अगर है तो ये 5 से इंफिनिटी, तो बॉक्स x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू n है तो x का वैल्यू क्या होगा, n से इंफिनिटी तक होगा। ये देखो, x ग्रेटर देन इक्वल टू n मतलब क्या, n से इंफिनिटी, जहां पे n पे क्या है, क्लोज्ड इंटरवल। समझ में आ रहा है। तो ये सारे प्रॉपर लॉजिक्स के साथ समझना है। अगर मैं यहां से इन इक्वालिटी को हटा देता हूं तो बॉक्स x 5 से बड़ा हो गया, अभी 5 तो नहीं हो सकता, मतलब बॉक्स x का आंसर यहां से 5 हट जाएगा। तो x का वैल्यू, बॉक्स x का वैल्यू क्या हो गया, 6 से शुरू हो गया, तो अभी x का वैल्यू क्या होगा, 6 से इंफिनिटी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि x का वैल्यू अगर आप 5.9 ले लेते हो तो बॉक्स ऑफ 5.9 विल बी 5, अगर 4.9 ले लेते हो तो x बॉक्स ऑफ 4.9 विल बी 4, और 4 5 ये सब तो बॉक्स का आंसर हो ही नहीं सकता है ना, बॉक्स का आंसर तो 6 से शुरू हो रहा है, इसीलिए x को भी कहां से शुरू होना पड़ेगा, 6 से। तो ये देखो, बॉक्स x अगर n से ग्रेटर है तो x का वैल्यू कहां से शुरू हो रहा है, n+1 से शुरू हो रहा है। अगर इक्वालिटी नहीं है तो n+1 से शुरू होगा, अगर इक्वालिटी है तो n से ही शुरू होगा। इस प्रकार से डिवाइड कर करके चीजों को पढ़ो, ठीक है। सिमिलरली एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लो बॉक्स x का वैल्यू लेस देन है किसी से, बॉक्स x का वैल्यू मान लो 5 से अगर छोटा होता तो बॉक्स x का आंसर क्या पॉसिबिलिटी होता, माइनस इंफिनिटी से चलता जाता 3 4 मैक्सिमम 5 तक होता, 5 से ऊपर जा ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या होगा, सोचो, अभी x का वैल्यू लफड़ा होगा, अभी 5 से माइनस इंफिनिटी आप नहीं बोल सकते, अभी आपको कहां तक बोलना पड़ेगा, अभी आपको 6 तक बोलना पड़ेगा, बट यहां पे ओपन होगा। क्यों, मैं समझाता हूं, क्योंकि 5.8 अगर लेते हो तो 5.8 का बॉक्स भी तो 5 ही होता है ना, तो 5 तो हो सकता है, 5 पे तो इक्वालिटी है, 5 तो हो सकता है,
समझ में आ रहा है ना? इसीलिए 6 ओपन तक जाओगे, बट 6 पे मैंने क्लोज क्यों नहीं किया? क्योंकि अगर 6 पे क्लोज कर दूंगा तो बॉक्स ऑफ 6 6 हो जाएगा, बट बॉक्स एक्स का आंसर यहाँ पे 6 नहीं हो सकता, क्योंकि वो 5 मैक्सिमम दिख रहा है ना आपको। ठीक है, तो देखो अगर यहाँ पे n है और अगर यहाँ पे इक्वालिटी है तो यहाँ पे n+1 और ओपन होगा। ये देखो n और इक्वालिटी अगर है तो n+1 है और ओपन है, मतलब इक्वालिटी प्रेजेंट नहीं है। और अगर यहां से मैं इक्वालिटी हटा देता हूं, मतलब यहां से 5 हट जाएगा, अगर यहां से 5 हट जाएगा तो यहां पे 5 हो जाएगा ना? समझ में आ रहा है? क्योंकि तब बॉक्स का वैल्यू तो मैक्सिमम 4 तक हो सकता है, और 4.9 5 से छोटा मतलब 4.9 का बॉक्स क्या हो रहा है? 4 हो रहा है, बिल्कुल ट्रू है। तो अगर यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है तो डायरेक्टली यहाँ पे n आएगा, मतलब अगर यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है तो डायरेक्टली यहाँ पे n आ जाएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? पक्का? तो इस तरीके से आप बॉक्स फंक्शन को स्टडी करो, उसके सारे प्रॉपर्टीज को बहुत अच्छे से समझो। पहले सिर्फ रटने से ये सब कुछ नहीं होगा, ये सब कॉपी पे उतार दिया और रट लिया, एक सवाल नहीं बनेगा, फालतू का टाइम वेस्ट हो गया। ठीक है, इससे अच्छा फिजिक्स का नोट्स रट लो बैठ करके, वो काम आ जाएगा। समझ आ रहा है? क्लियर है? ये सब रट के नहीं होगा, ये सब दिल से फील करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? समझ के ये सब डायरेक्टली थोड़ी ना पूछेगा एग्जाम में, इसका एप्लीकेशन पूछेगा। अगर यही समझ नहीं आया तो इसको एप्लीकेशन कहां करेगा? दूर की बात है। समझ में आ रहा है ना? डर नहीं दिखा रहा हूं, फैक्ट बता रहा हूं। सपोर्ट करूंगा, समय लगेगा ये सब ग्रिप में आने में, बट ध्यान से करो, है ना? लगे रहो उसके पीछे, छोड़ो मत जब तक आपकी ग्रिप में ना आ जाए वो। ठीक है, अगर छोड़ दोगे वीडियो का 2 मिनट देख करके बोलोगे अरे क्या समझा रहे, कुछ समझ नहीं आ रहा है, अरे भाई जो समय चल रहा है उसका जो बेस्ट यूज है वो तुमको दे रहा हूं। ठीक है ना? कहीं और पे तुमको मिलता है क्या यार एक दिन बाद 1.5 घंटे का वीडियो मिलता है? कहीं पे नहीं मिलता है, सारे जगह में फॉर्मेलिटी चल रहा है, बट बहुत मेहनत कर रहा हूं तुम्हारे पीछे, तो प्रॉपर्ली इस चीज का कदर कर लिया करो। ठीक है, 2 मिनट देख करके ये मत बोलेगा समझ नहीं आ रहा है, तो हमको समझाने में उतना ही एफर्ट लगता है जितना हमको समझाने में जितना एफर्ट लग रहा है उसका कम से कम उतना तो एफर्ट दो समझने में। हमको समझाने में जितना एफर्ट लग रहा है उतना ही एफर्ट अगर नहीं दोगे तो कहां से चीजें आपको क्लियर होगा? समझ में आ रहा है क्या? इतना हवा क्या है? ठीक है ना? इतना आसान अगर होता तो थोड़ी ना सब इतने बच्चे मतलब एग्जाम में बैठते और इतने कम बच्चे सिलेक्ट होते, नहीं ना भाई? समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? चलो, तो ये हो गया आपका प्रॉपर GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। नोट कर लेना प्रॉपरली, है ना? पॉज करके नोट कर लेना, मैं आपको क्वेश्चन डिस्कस करके देता हूं। ठीक है, चलो देखो, बोला है फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस। बॉक्स के ऊपर एक अच्छा खासा क्वेश्चन देखो, y इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ बॉक्स x प्लस 1 इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ बॉक्स ऑफ x माइनस 1 माइनस 10। ये दिया हुआ है, तो आपको क्या निकालना है? आपको इसका वैल्यू निकालना है, बॉक्स ऑफ x प्लस 2y का वैल्यू निकालना है। ध्यान से देखो, एक्स वाई निकालना पड़ेगा, तो यहां से प्रॉपर्टी लगा सकते हैं ना, यहाँ पे बॉक्स ऑफ x माइनस एन, उसको x बॉक्स ऑफ x माइनस 1 लिख सकता हूं। थर्ड वाला प्रॉपर्टी यूज किया, बॉक्स ऑफ x माइनस एन इक्वल टू बॉक्स x माइनस एन, इंटीजर है ना ये, तो ये क्या हो गया? 6 टाइम्स ऑफ बॉक्स x माइनस 6 इंटू 1 6 माइनस 10 16 हो गया, और इधर हो गया 5 टाइम्स ऑफ बॉक्स x प्लस 1, तो 6 बॉक्स x माइनस 5 बॉक्स x हो जाएगा बॉक्स x, और 16 प्लस 1 हो गया 17। तो बॉक्स x का वैल्यू क्या आ गया? 17, तो y डायरेक्टली मिल जाएगा ना, y क्या हो जाएगा? 5 इंटू 17 प्लस 1 दैट इज 86। तो y क्या मिल गया? इंटीजर मिल गया, तो y अगर इंटीजर मिल गया तो काम निपट गया, तो y का वैल्यू 86 पुट कर दो, तो ये 86 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 172 हो जाएगा। अभी ये इंटीजर हो गया ना, वापस वही प्रॉपर्टी लगा दो, तो बॉक्स x प्लस 172 में ब्रेक हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है? अभी बॉक्स x का वैल्यू कितना पता? 17 है, पुट कर दो यहाँ पे 17, तो आंसर जो है वो कितना आ गया? 189 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके जेईई मेंस वगैरह में पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना? सिंपल प्रॉपर्टी के ऊपर एक फ्लैट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये हो गया एक पैटर्न, और बहुत सारे पैटर्न मिलेगा बॉक्स का आपका शीट में, आप सॉल्व कीजिएगा, है ना? वो सब डिस्कस तो होगा ही, अब चिंता क्यों करते हैं, है ना? अभी देखिए, अभी सेकंड वाला क्वेश्चन ये भी करके देने का कोशिश करता हूं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इसको प्रॉपर्ली नोट कीजिएगा। मैं जैसे फालतू करके लिख रहा हूं वैसे अगर लिखना दिख गया ना कॉपी में तो बहुत हालत खराब हो जाएगा, याद रखिएगा। समझ आ रहेगा मेरी बात? ठीक है ना? बहुत पीटेंगे दोस्त, बहुत पीटेंगे, माफ नहीं करेंगे। मैं मेहनत करता हूं तो मेरा मेहनत का
कदर करना पड़ेगा। अब पढ़ो ना पढ़ो, आपको थोड़ा बहुत तो पढ़ना पड़ेगा, जितना मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं। समझ आ रहा है ना? क्लियर है? मेरा ये फर्ज बनता है मेहनत करना, आपका भी फर्ज बनता है सर का होमवर्क करना। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अगर नहीं करोगे तो बहुत डांट सुनोगे, अगर करोगे तो बहुत प्यार मिलेगा। ठीक है ना? देखो आगे देखो, बॉक्स ऑफ 3/4 और डरना मत। समझ आ रहा है ना? बच्चों का एक आदत होता है, हम तो नहीं कर सकते, अरे हम तो नहीं कर सकते तो क्यों आए हो यहाँ पे? समझ आ रहा है ना? क्यों लिए हो ये आईटी का सपना क्यों रखो? ये तो सपना मत रखो, या तो एफर्ट मारो। ठीक है ना? मेहनत करो, मेहनत करते करते कब सीख जाओगे खुद को भी नहीं पता। ठीक है, देखो किसका वैल्यू निकालना है जरा देखो। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट, ऐसे क्वेश्चन जे में इसमें पूछे जा सकते, बस यहाँ पे माइनस लगा दिया। तो ये क्वेश्चन अगर कर लेगा तो वो शीट वाला क्वेश्चन भी तो तू कर पाएगा ना, जो मेंस ने पूछ रखा है। अरे सोच ना भाई, तो इस क्वेश्चन को करा के दे रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, कहां तक जाना है? 3/4 प्लस 99/100 तक जाना है सर। ध्यान से सुनो, ध्यान से ध्यान से ध्यान से, एकदम दिमाग खोल के भाई। 3/4 का मतलब क्या? 0.75। बोले तो 0.75 का बॉक्स क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि उसके पीछे वाला इंटीजर कौन है? 0 है। चलो, तो ऐसे कब तक 0 होगा वो हमें सोचना है ना सबसे पहले। कब तक 0 होगा? जब तक बॉक्स के अंदर 1 नहीं हो जाता है तब तक 0 होगा। तो बॉक्स के अंदर 1 कब होगा? 0.75 के पास और कितना जोड़ेंगे तो 1 होगा? 0.25। 0.25 को अगर इस प्रकार में बेस में डिनोमिनेटर में 100 रख करके अगर देखें तो कितना हो जाएगा? 25/100। मतलब 2/100, 3/100, 4/100, जब 25/100 आएगा तब बॉक्स के अंदर पहला बार के लिए 1 आएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? फिर सोचो 2 कब आएगा? फिर क्योंकि अगला 1 जब आएगा तब तो सारे बॉक्स 1 ही देना शुरू करेगा ना। फिर अगला 2 कब देगा वो सोचना पड़ेगा। अगला 2 कब देगा? जब कितना यहाँ पे इसके साथ कितना ऐड करेंगे तो 2 आएगा 1.75। तो 1.75 मतलब 175/100 जब आएगा तब 2 आएगा। बट यहाँ पे तो 99 में ही खत्म हो गया, मतलब 2 तक तो हम पहुंच ही नहीं पाएंगे। 25 ऑनवर्ड्स रिमेनिंग जितना भी बॉक्स है सभी का आंसर क्या आएगा? 1 ही आएगा। समझ आ रहा है मेरे बात? क्लियर है? समझे ना किस प्रकार से सोचना है? बस वही हो गया खेल। बॉक्स ऑफ 3/4 से लेकर के बॉक्स ऑफ 3/4 प्लस 24/100 तक, और फिर बॉक्स ऑफ 3/4 प्लस 25/100 से लेकर के बॉक्स ऑफ 3/4 प्लस 99/100। समझ में आ रहा है? यहां से यहां तक सारे बॉक्स का आंसर 0 आएगा और यहां से यहां तक सारे बॉक्स का आंसर 1 आएगा। ठीक है, तो अगर इधर वाले सारे बॉक्स का आंसर 0 आया तो ये तो खत्म, ये तो ऐड करके फायदा ही नहीं है। समझ में आ रहा है? उसको ऐड करो तो आंसर मिलेगा। ऐसे कितने बॉक्स होंगे जिसका आंसर 1 आएगा? 25 से 99 तक कितना होता है टोटल? फाइनल माइनस इनिशियल, क्या दोनों को इंक्लूड करना है? हाँ, दोनों को इंक्लूड करना है। +1 सिखाया था ना बेसिक मैथ्स में, फाइनल माइनस इनिशियल +1, तो कितना हो जाएगा? 99 + 100 - 25 75। मतलब ऐसे कितना बॉक्स होगा? टोटल 75 बॉक्स होगा जिसका आंसर 1 आएगा। मतलब 1 + 1 + 1 अप टू 75 टर्म्स, 75th टर्म्स। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? तो 1 को अगर 75 बार जोड़ोगे तो कितना आएगा? 75 आएगा। समझ में आ रहा है? तो इस पूरा एक्सप्रेशन का आंसर क्या हो गया? 75। समझ पा रहे हो ना? मेरा थॉट प्रोसेस को पकड़ पा रहे हो ना कि किस प्रकार से मैं सोच रहा हूं? जिस प्रकार से मैं सोच रहा हूं उसी अंदाज से आपको भी सोचना है। क्लियर है? पक्का? उसी प्रकार से अगर सोच लिए तो हो गया काम, और कुछ नहीं चाहिए। क्लियर है भाई? चलिए, तो ये देखो हमारा लास्ट काइंड ऑफ फंक्शन है, ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन भी जीआईएफ की तरह भी बहुत इंपॉर्टेंट है जेई के फील्ड में। तो y = fx = हम इसको क्या बोलेंगे? फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? x माइनस बॉक्स x, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? x माइनस बॉक्स x के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो x माइनस बॉक्स x हो गया आपका y = फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। ठीक है, इसका डोमेन क्या होगा? रियल नंबर। कुछ भी पुट करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेंज हमेशा फ्रैक्शन होगा। फ्रैक्शन, रेंज हमेशा फ्रैक्शन होगा। फ्रैक्शन क्या होता है? 0 से 1 के बीच में होता है, जहां पे 1 तो नहीं हो सकता बट 0 हो सकता है। तो 0 क्यों होगा? बिकॉज इंटीजर्स जो होते हैं उनका फ्रैक्शन पार्ट क्या होगा? 0 होगा। ठीक है ना? तो ये कुछ फ्रैक्शन पार्ट का वैल्यू ट्राई कर लेते। चलो 3.5 जो रियल नंबर है उसका इंटीजर पार्ट कितना होगा? 3.5 को कैसे लिख सकते हैं? 3 + 0.5, तो इंटीजर पार्ट हो गया 3 और फ्रैक्शन पार्ट कितना हो गया? 0.5।
तो इसका फ्रैक्शन पार्ट क्या हो जाएगा 0.5। अगर इस फॉर्मूले से करना चाहो तो भी कर सकते हो। 3.5 माइनस बॉक्स ऑफ 3.5 कितना हो जाएगा 3.5 माइनस ये 3, आंसर कितना 0.5। समझ में आ रहा है? ये कितना -0.7। एज आप जानते हो कि फ्रैक्शन पार्ट का आंसर हमेशा 0 से 1 के बीच में होगा, तो -0.7 का फ्रैक्शन पार्ट क्या होगा? आप बोलोगे सर जस्ट उसका पीछे वाला इंटीजर होगा क्या? नहीं, ये तो जीआईएफ था, तो जस्ट पीछे वाला इंटीजर से जो गैप होगा ना वो हो जाएगा उसका आंसर। समझ में आ रहा है? दैट इज इसका आंसर कितना होगा? जस्ट इसका जस्ट पीछे वाले इंटीजर से जो गैप होगा वही होगा आंसर। इसका जस्ट पीछे वाले इंटीजर से जो गैप होगा वही होगा आंसर। दैट इज कितना 0.3 है। इसको अगर फॉर्मूले से करना चाहो तो कर सकते हो, x माइनस बॉक्स ऑफ x। तो इसको अगर सही से करो तो ये बॉक्स ऑफ -0.7 विल बी -1, तो 1 माइनस 0.7 हो जाएगा 0.3। इसका आंसर हो जाएगा 0.3। फिर माइनस ऑफ 3.7, इसका जस्ट पीछे वाला इंटीजर कौन है? -4, तो -4 और इसके बीच का गैप कितना है? 0.3 है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा 0.3। सिमिलरली 0.235 का फ्रैक्शन पार्ट क्या होगा? वही होगा। समझ में आ रहा है ना? 0.235 का फ्रैक्शन पार्ट क्या होगा? वही होगा। इसका इंटीजर पार्ट क्या है? इंटीजर पार्ट तो कुछ है ही नहीं, इसका इंटीजर पार्ट क्या आएगा? 0 आएगा। तो 0.2355 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 प्लस, बेसिकली ये सब का मतलब क्या है ना, देखो ये जो -3.7 इसको हम क्या लिख सकते हैं? -4 प्लस 0.3 लिख सकते हैं ना। दिस इज योर इंटीजर पार्ट एंड दिस इज योर फ्रैक्शन पार्ट। आप तरीके से निकालो फॉर्मूले से, वही आएगा आंसर। समझ में आ रहा है ना? इस प्रकार से फील्ड डालना है आपको, ठीक है? तो वही चीज, अगर x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में हुआ तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x विल बी x, क्योंकि आप जानते हो, देखो x का वैल्यू ये वाला वैल्यू 0 से 1 के बीच में है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि आप जानते हो ना, सीधा सीधा देखो, अगर x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो ये 0 हो जाएगा, तो x माइनस 0 विल बी x। अगर x का वैल्यू 1 से 2 के बीच में है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, तो ये x माइनस 1। अगर 2 से 3 के बीच में है तो इसका वैल्यू 2 हो जाएगा, तो ये 2 हो गया। अगर ये 0 से -1 के बीच में है तो ये वाला वैल्यू हो जाएगा -1, तो x माइनस -1 विल बी x प्लस 1। समझ में आ रहा है ना? तो कुछ इस प्रकार से होगा आपका पूरा कैलकुलेशन, ठीक है ना? अभी इसी इंफॉर्मेशन को यूज करके आप फ्रैक्शन पार्ट का ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हो। बेसिकली फ्रैक्शन पार्ट का रेंज, डोमेन तो पूरा रियल नंबर, बट रेंज हमेशा बाउंडेड है। देखो 0 से शुरू होगा और 1 तक जाएगा, 0 से 1 के बीच में होगा। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन कोसाइन नहीं था, -1 से 1 के अंदर बाउंडेड, ये भी 0 से 1 के अंदर बाउंडेड है, उसके बाहर नहीं जा सकता, ठीक है? तो सिमिलरली आप अलग अलग इंटरवल में स्टडी करो, 0 से 1 के बीच में ये क्या हो रहा है? 1 हो रहा है ना, सॉरी x हो रहा है, तो ये लाइन है y इज इक्वल टू x। 1 से 2 के बीच में ये लाइन हो रहा है, दैट इज ये क्या है? y इज इक्वल टू x माइनस 1। 2 से 3 के बीच में ये लाइन हो रहा है, ये कौन है? y इज इक्वल टू x माइनस 2। 3 से 4 के बीच में ये y इज इक्वल टू x माइनस 3, है ना? 0 के पीछे ये y इज इक्वल टू x प्लस 1, -1 के पीछे ये y इज इक्वल टू x प्लस 2, -2 से पीछे ये y इज इक्वल टू x प्लस 3, इस प्रकार से चलेगा, ठीक है ना? इन सारे डाटा को देख करके प्लॉट कर दिया, ये अलग अलग पैरेलल लाइन है सबके सब, ठीक है ना? तो पक्का, तो इस चीज को देख करके, इस ग्राफ को देख करके आपको थोड़ा बहुत रिपीटेशन का फील आ रहा है ना, ठीक है? तो ये ग्राफ बिल्कुल रिपीट हो रहा है। कौन सा इंटरवल बाद? देखो 0 से 1 के बीच में जो ग्राफ है वही बार बार रिपीट होता जा रहा है। 0 पे क्लोज्ड है, 1 पे क्लोज्ड है, ठीक है ना? क्योंकि 1 पे आंसर क्या है? 1 का फ्रैक्शन पार्ट क्या होगा? 0 होगा ना, तो 1 पे इक्वालिटी यहां पे आएगा, ना कि यहां पे आएगा। अगर यहां पे नहीं आया तो यहां पे ओपन सर्कल लगाओगे, ठीक है ना? क्लियर है? बिकॉज 1 पे अगर यहां पे क्लोज कर देते तो 1 पे x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, जो कि हो नहीं सकता, बिकॉज 1 का फ्रैक्शन पार्ट 0 होगा, ठीक है? तो ये ग्राफ आप क्या बोल सकते हो? पीरियडिक बोल सकते हो, जिसका पीरियड कितना होगा? 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि ये यूनिट इंटरवल बाद रिपीट कर रहा है अपने आप को। सिंगल देखो, इंटरवल का लेंथ देखो, पहले जैसे 2 नहीं था, अभी इस जगह पे कितना लेंथ है? 1 लेंथ का इंटरवल है, यही रिपीट हो रहा है। समझ में आ रहा है? स्मॉलेस्ट इंटरवल क्या है जो रिपीट हो रहा है? वो 1 लेंथ का इंटरवल है, ठीक है? तो इसका पीरियड का लेंथ कितना हो जाएगा? 1, व्हिच इज द पीरियड ऑफ दैट फंक्शन, ठीक है? क्लियर है? तो ये हो गया फ्रैक्शन पार्ट के बारे में बातचीत। तो बेसिकली इस चीज को याद रखना तो सारी कहानी याद हो जाएगा। फ्रैक्शन पार्ट इज x माइनस बॉक्स x। अभी सिमिलरली वही सिग्नम और फ्रैक्शन, जीआईएफ की तरह फ्रैक्शन पार्ट में भी यही प्रॉपर्टी काम करेगा सबसे पहले, ठीक है ना? तो देख लो आप, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, पहले दो फ्रैक्शन पार्ट को सॉल्व करते हैं। अभी इस वाले फ्रैक्शन पार्ट का आंसर क्या आएगा? हमेशा 0 से 1 के बीच में आएगा। तो अगर ये वाला फ्रैक्शन क्या बोलेगा? मेरे अंदर जो बैठा है वो तो खुद 0 से 1 के बीच में है। अगर मेरे अंदर जो बैठा है वो अगर खुद 0 से 1 के बीच में है तो उसका आंसर क्या आएगा? वही आएगा जो अंदर बैठा है। मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा?
फ्रैक्शन पार्ट आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली कितना भी फ्रैक्शन पार्ट लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर फ्रैक्शन पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी इधर देखो फ्रैक्शन पार्ट का आंसर क्या होता है भाई, 0 से 1 के बीच में होता है हमेशा। तो उसका बाहर अगर बॉक्स लगा देंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि बॉक्स ऑफ 0 to 1 इज ऑलवेज 0। फ्रैक्शन पार्ट ऑफ बॉक्स का आंसर हमेशा क्या होता है, इंटीजर, और इंटीजर का फ्रैक्शन पार्ट क्या होता है, 0 होता है। तो इंटीजर का फ्रैक्शन पार्ट क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, सिमिलरली फ्रैक्शन पार्ट ऑफ -x, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x लिख सकते हैं। कोई भी एग्जांपल मान करके आप चेक कर सकते हो, जैसे x का वैल्यू मान लो आप 3.5, तो या फिर 3.6 मान लो, तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ -x में -3.6 का फ्रैक्शन पार्ट कितना हो जाएगा, 0.4। इस फॉर्मूले से चेक करो, आंसर 0.4 ही आएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हमेशा ट्रू है। ये प्रॉपर्टी भी कोई भी एग्जांपल, एक इंटीजर और एक नॉन इंटीजर मान करके देखो, ये भी हमेशा सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, सिमिलरली ये प्रॉपर्टी बॉक्स में, जैसे बॉक्स ऑफ x प्लस n बाहर आता था, अभी n बाहर भी नहीं आएगा, अभी n गायब हो जाएगा। ठीक है, जादू की तरह गायब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 3.6 प्लस 2 का फ्रैक्शन पार्ट क्या, उसका मतलब क्या है, 5.6 का फ्रैक्शन पार्ट। अरे भाई 5.6 का फ्रैक्शन पार्ट भी 0.6 ही है, और 3.6 का फ्रैक्शन पार्ट ही 0.6 ही है। तो 3.6 निकालो या 5.6 निकालो, बात बराबर है। तो इंटीजर अगर ऐड करो या सबट्रैक्ट करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर वही रहेगा जो x का फ्रैक्शन पार्ट है। समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो कुछ इस प्रकार से हमने पूरा चीज को समराइज किया और पूरा फ्रैक्शन पार्ट ऑफ फंक्शन जो है उसके बारे में बातचीत खत्म किया। अभी उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, है ना, कुछ बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन देख लेते हैं, तो चीजें जो है और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन देखो, सॉल्व करके x का वैल्यू निकालना है यहां से। ठीक है ना, सॉल्व करके आपको बेसिकली x का वैल्यू यहां से निकालना है। ठीक है ना, कौन सा क्वेश्चन है देखो, 4 times of fraction part of x is equal to x plus box x। मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको 2 बार सॉल्व करने के लिए। 2 बार मतलब एक बार आप फ्रैक्शन पार्ट को बॉक्स में कन्वर्ट करके सॉल्व करोगे, और एक बार बॉक्स को फ्रैक्शन पार्ट में कन्वर्ट करके सॉल्व करोगे। ठीक है, क्यों बोल रहा हूं ऐसे, ध्यान से देखोगे। एक बार मैं फ्रैक्शन पार्ट को बॉक्स में कन्वर्ट करूंगा, ये रिलेशन सबको पता है, x इज इक्वल टू फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x प्लस बॉक्स x, सबको पता है, अभी भी मैंने पता है। तो फ्रैक्शन पार्ट का वैल्यू क्या लिख सकता हूं, x माइनस बॉक्स x। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा देखो, यहां से हो जाएगा 4x माइनस 4 बॉक्स x इज इक्वल टू x प्लस बॉक्स x। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ बॉक्स x। समझ में आ रहा है ना, तो 3x बाई 5 इज इक्वल टू क्या हो गया, बॉक्स x। अभी बॉक्स x तो हमेशा इंटीजर होता है, बॉक्स x तो हमेशा इंटीजर होता है, तो 3x बाई 5 को भी क्या होना पड़ेगा, इंटीजर होना पड़ेगा। मतलब 3x बाई 5 मस्ट बी इंटीजर, 3x बाई 5 मस्ट बी इंटीजर। अगर 3x बाई 5 को इंटीजर होना है तो x को क्या होना पड़ेगा, x मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 5। ठीक है, x 5 का मल्टीपल होना पड़ेगा। जब x 5 का मल्टीपल होगा तभी तो 3, क्योंकि देखो ना इस इक्वेशन को होल्ड करने के लिए RHS तो इंटीजर देगा हमेशा, तो LHS को भी तो इंटीजर होना पड़ेगा ना, अदरवाइज इक्वालिटी कैसे होल्ड करेगा। तो 3x बाई 5 मस्ट बी इंटीजर, तो 3x बाई 5 को इंटीजर होने के लिए x को क्या होना पड़ेगा, 5 का मल्टीपल होना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना, तो x इज इक्वल टू 5 लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू z। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरे पॉइंट पे बातचीत करते चलो, दूसरे पॉइंट पे बातचीत करते, जरा ध्यान से देखना। दूसरा पॉइंट क्या है, इसको बॉक्स को फ्रैक्शन पार्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अगेन बॉक्स को फ्रैक्शन पार्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, तो इसको लिख देंगे x माइनस फ्रैक्शन पार्ट। तो ये क्या हो गया, 5 ऑफ फ्रैक्शन पार्ट इज इक्वल टू ट्वाइस x। तो फ्रैक्शन पार्ट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2x बाई 5। अभी आप जानते हो ना फ्रैक्शन पार्ट का वैल्यू क्या होता है, 0 से 1 के बीच में होता है। तो यहां से हमें क्या पता चला, देयरफॉर ट्वाइस x बाई 5। ऐसे लिख दो अच्छे से, एज फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x लाइज बिटवीन 0 एंड 1, देयरफॉर ट्वाइस x बाई 5 लाइज बिटवीन 0 एंड 1। अगर ट्वाइस x बाई 5 0 से 1 के बीच में हो रहा है तो x का वैल्यू क्या होगा, 5/2 से मल्टीप्लाई कर दो। 0 into 5/2 तो 0 ही होगा, और 1 into 5/2 क्या होगा, 5/2। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। तो 1 into 5/2 क्या हो गया, 5/2। मतलब x का वैल्यू किसके बीच में हो गया, x का वैल्यू हो गया 0 से 5/2 के बीच में, जहां पे 0 पे क्लोज और 5/2 पे ओपन इंटरवल। समझ में आ रहा है ना, तो x का वैल्यू कहां पे बिलोंग कर रहा है, 0 से 5/2 के बीच में बिलोंग कर रहा है। समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो ये हो गया आपका नंबर 2।
दो जगह से सॉल्व करके दो चीज मिला और अभी दोनों का क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो सिंपल सा देख लो, ये बोल रहा है 5 का मल्टीपल और ये बोल रहा है 0 से 5/2, मतलब सिंपल देख लो ना, इस इंटरवल में ऐसे कितना वैल्यू है जो 5 का मल्टीपल है। जो जो इस इंटरवल में 5 का मल्टीपल है वही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। कौन है? सिर्फ 0 दिखेगा और कोई नहीं दिखेगा, क्योंकि ये 2.5 है। नेक्स्ट 5 का मल्टीपल कौन है? 5 है। पीछे कौन है? -5 है। कोई भी यहाँ पे नहीं है इस इंटरवल में। तो सिर्फ इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला x का पॉसिबल आंसर कौन हो जाएगा? x इज इक्वल टू 0। समझ आ रहा है? क्लियर है? पक्का? उम्मीद करूंगा पूरा आपने समझे होंगे। दो तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करके हमेशा फाइनल आंसर को कंक्लूड करना है। बार बार मैं बोल रहा हूं, बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, इस प्रकार से सॉल्व करके आंसर दे देते हैं 0 से 5/2, बट 0 से 5/2 पूरा इंटरवल इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा ड्यू टू दिस रीजन, जो इसको मिस कर जाते हैं। इसीलिए मैं सजेस्ट करता हूं हमेशा क्लास में कि इसको दो तरीके से सॉल्व करके फाइनल आंसर को कंक्लूड करें। तो ये तो मैंने करके दे दिया, इस चीज को करने का काम आपका है। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क रहेगा, है ना? आगे बात करते चलिए, नोट कर लीजिएगा इसको प्रॉपरली, आगे बातचीत करते। चलो अगला क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इस फंक्शन को डिफाइन करो और इसका ग्राफ ड्रॉ करो। अभी इसको देख करके आप थोड़ा सा घबराओगे। मैक्स क्या है? मैक्स मतलब मैक्सिमम ऑफ बोथ ऑफ देम। मैक्स मतलब मैक्सिमम ऑफ बोथ ऑफ देम। समझ में आ रहा है? क्लियर है? पक्का? जरा ध्यान से देखते चलो। हम सबसे पहले ये देखते हैं कि दोनों इक्वल कहां पे होता है। दोनों का ग्राफ नोन है, दोनों का ग्राफ पहचानते हो। ये क्या है? ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। ये कौन है? y इज इक्वल टू एक्स है। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कुछ ऐसे होता है और फिर y इज इक्वल टू एक्स तो कुछ ऐसे होता है, हम जहां तक जानते हैं। बट ये लाइन इसको कट करके जाएगा या फिर इसके नीचे से ऐसे जाएगा, वो तो हमको नहीं पता ना। हमको इतना सा पता है कि y इज इक्वल टू एक्स पासिंग थ्रू ओरिजिन, बट इसके नीचे से जाएगा या फिर इसको कट करके जाएगा, वो कैसे पता चलेगा? उसको पता करने के लिए इन दोनों को सॉल्व करें, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो तभी आएगा जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, दोनों को सॉल्व करो, यहां से एक्स का वैल्यू 0 और 1 मिलेगा। ठीक है, तो ये देखो एक वैल्यू हो गया एक्स इक्वल टू 0 और ये वाला वैल्यू हो गया एक्स इक्वल टू 1। तो ये कौन सा पॉइंट हो गया? 1,1। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? मतलब ये लाइन इसके ऊपर से जाएगा, इसको कट करके कहां पे? 1 पे कट करके जाएगा। समझ में आ रहा है ना? अभी आपको बोल रहा है कि दोनों का मैक्सिमम निकालना है, दोनों का मैक्सिमम। समझ में आ रहा है ना? तो दोनों का मैक्सिमम मतलब दोनों में दोनों ही फंक्शन में जिस जगह पे y का वैल्यू ज्यादा है वही जीत जाएगा। ठीक है ना? तो कौन, अगर आप -इंफिनिटी से चलते आ रहे हो तो पूरा यहां तक आपको कौन मैक्सिमम मिला? ये ऊपर है ना, तो ऑब्वियसली ये मैक्सिमम होगा। फिर 0 से 1 में कौन मैक्सिमम मिला? ये वाला लाइन मैक्सिमम मिला, क्योंकि ये तो नीचे है ना। और फिर वापस 1 के बाद, x इक्वल टू 1 के बाद कौन मैक्सिमम है? ये कर्व इस लाइन को बीट कर दिया, ये कर्व इसके ऊपर चला गया, तो ये मैक्सिमम हो गया। समझ में आ रहा है ना? तो इस फंक्शन को अगर मैं रीडिफाइन करूंगा तो मैं कैसे लिखूंगा? देखो कैसे लिखता हूं। मैक्सिमम ऑफ x, x स्क्वायर क्या हो जाएगा? आंसर विल बी x स्क्वायर इफ x इज लेस देन 0। समझ में आ रहा है? आंसर विल बी x if x lies between 0 and 1, 0 से 1 के बीच में आंसर कौन है? लाइन है ना, लाइन मतलब x है। और x अगर 1 से बड़ा हो गया तो आंसर कौन हो जाएगा? वापस x स्क्वायर हो जाएगा। अभी आप बोलोगे सर इक्वालिटी नहीं बोले, तो x इक्वल टू 0 पे ये भी 0 दे रहा है, ये भी 0 दे रहा है, कहीं पे भी इक्वालिटी लगाओ, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। अभी x इक्वल टू 1 पे आप बोलोगे सर कहां पे लगाए? यहाँ पे इक्वालिटी लगाए या फिर यहाँ पे लगाए? मैं बोलूंगा कहीं पे भी लगा दो, क्योंकि यहाँ पे भी x का वैल्यू 1 डालोगे तो 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा, कहीं पे भी लगा दो। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो दिस इज द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ दिस फंक्शन। एंड व्हाट इज द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन? ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन इज सिंपली दिस, ये 0, ये 1, ऐसे ऐसे ऐसे। समझ में आ रहा है ना? दिस इज द ग्राफ, दिस रेड पोर्शन इज द ग्राफ। ऐसे बनाओगे इसका ग्राफ। समझ में आ रहा है ना? दिस इज द ग्राफ। ठीक है, दिस इज द ग्राफ ऑफ this function and this is the definition of this function। ठीक है, तो ये मैंने पूरा अच्छे से इसको डिस्कस कर दिया। अभी एक को अगर मैंने डिस्कस किया तो दूसरे वाले को आप होमवर्क में लेके जाओगे। तो ये दोनों क्वेश्चन हो गया आपका फ्रैक्शन पार्ट का होमवर्क। ठीक है, बस ध्यान रखना कि यहाँ पे जो भी चीज बोला ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, हमेशा हमेशा चलता जाएगा। ठीक है, इतना दूर तक आप बातचीत नहीं कर पाओगे, इसीलिए यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट करके दिया। यहाँ पे बोला है सिर्फ कौन सा इंटरवल में बात करना है? 0 से 2 पाई के बीच में बात करना है।
तो आप जब ग्राफ बनाओगे तो सिर्फ 0 से 2 पाई के बीच में ही दोनों ग्राफ को बनाओ, फिर देखो कौन किससे ऊपर है, कौन मैक्सिमा है। अगर मैं मिनिमा पूछता हूं तो मिनिमा भी बोलो, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लेना, इसी क्वेश्चन को मिनिमा के लिए भी कर लेना, मिनिमम ऑफ x, x स्क्वायर, समझ में आ रहा है। ये भी कर लेना, ये भी होमवर्क और ये भी कर लेना, समझ में आ रहा है ना। इसको करने के लिए इंटरवल रेस्ट्रिक्टेड है, ध्यान रखना। इंटरवल रेस्ट्रिक्टेड मतलब सिर्फ 0 से 2 पाई के बीच में आपको करना है, ठीक है। क्लियर हो गया भाई, है ना भाई, ठीक है। तो चलो अभी और फाइनल एक नोट देख लेते हैं, फिर खत्म हो जाएगा आज का लेक्चर। तो लास्ट देख लो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन, जो पूरा चीज है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है ना। तो यहाँ पे आपको अलग अलग किताबों में और कुछ मिल जाएगा यार। मॉड्यूलस फंक्शन इनइक्वालिटी में उसका हिस्ट्री खोल के रख दिया मैंने, सब कुछ बात कर लिया उसके बारे में, तो वापस और क्यों पढ़ाऊं मैंने यहाँ पे, ठीक है। लीस्ट इंटीजर फंक्शन बोल के मिलेगा GIF के बाद ही, इस चीज को मत देखना, ये सिलेबस में नहीं है, ठीक है। ठीक है, फालतू चीजें बेकार में मेमोरी खराब करके कोई फायदा नहीं है। रेसिप्रोकल फंक्शन, भाई रेसिप्रोकल फंक्शन में अगर नोट्स में लिखना है तो फ्रैक्शनल पार्ट के बाद तो नंबर 10 लगा करके लिख देना। रेसिप्रोकल फंक्शन तो अलग अलग बहुत रेसिप्रोकल, किसी भी चीज का रेसिप्रोकल कर दो तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कितना चीज पढ़ाएंगे हम आपको। बेसिकली इस चीज का बात चल रहा है, fx = 1/x, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, रियल नंबर माइनस 0, बिकॉज ये अनडिफाइंड कहां पे होगा, सिर्फ x = 0 पे होगा, इसीलिए 0 हट गया डोमेन से। और रेंज क्या हो जाएगा, रेंज भी इसका रियल माइनस 0 हो जाएगा। रेंज में आंसर में भी 0 नहीं आ सकता, बिकॉज आंसर में 0 कब आएगा, जब डिनोमिनेटर में इंफिनिटी होगा। डिनोमिनेटर में तो इंफिनिटी हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये कभी कोई अचीव कर ही नहीं पाएगा, तो आंसर भी कभी 0 तक पहुंच ही नहीं पाएगा। समझ में आ रहा है, इसीलिए डोमेन रेंज इसका सेम होता है, दोनों से 0 हट जाता है। और इसका ग्राफ के बारे में मैं इंफॉर्मेशन दे देता हूं, याद रखना, ये नोट्स में लिख देना, नंबर 10 लगा करके। रेसिप्रोकल फंक्शन का ग्राफ ऐसे हो जाता है, ठीक है। दिस इज द ग्राफ ऑफ रेसिप्रोकल फंक्शन, ठीक है ना। ये देखो, ये 0 पे डिसकंटिन्यूअस होता है, ये देखो 0 पे ये कभी इस लाइन को टच ही नहीं करेगा, समझ में आ रहा है ना। और ना ये इस लाइन को टच कर रहा है, ना ग्राफ एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, ना वाई एक्सिस को टच कर रहा है, मतलब ना एक्स का वैल्यू 0 हो रहा है, ना वाई का वैल्यू 0 हो रहा है। समझ में आया ना। तो दिस इज द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट रेसिप्रोकल फंक्शन। अभी और भी बहुत कुछ मिल जाएगा, स्क्वायर फंक्शन, क्यूब फंक्शन मतलब x स्क्वायर, x क्यूब, अरे ये सब तो पॉलिनोमियल के अंदर ही घुस गया, और डिग्री, इवेंट डिग्री सब कुछ बात कर चुके हैं, ठीक है। ये सब स्क्वायर रूट फंक्शन, क्यूब रूट फंक्शन, ये सारे के सारे क्या है, इरेशनल टाइप ऑफ फंक्शन है, ठीक है। तो ये सब बात करने का कोई जरूरत नहीं। आप जानते हो स्क्वायर रूट का डोमेन क्या है, स्क्वायर रूट का डोमेन क्या है, x > 0, मतलब फॉर ऑल नॉन नेगेटिव वैल्यूज ऑफ, मतलब x का आंसर क्या होगा, नॉन नेगेटिव रियल नंबर। डोमेन क्या हो जाएगा इस फंक्शन का, नॉन नेगेटिव रियल नंबर। बट क्यूब रूट में कोई डिफाइंड डेफिनेशन ऐसे नहीं होगा। अगर ऑड रूट ऑफ x आया तो इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, आप जानते हो, x बिलोंग्स टू रियल नंबर होगा, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा है ना। इस फंक्शन का रेंज भी क्या होगा, y बिलोंग्स टू रियल नंबर होगा। ये सब नोट में लिख लेना, मैं ऑलरेडी बेसिक मैथ्स में लिखा दिया, वापस मैं बोल रहा हूं, फंक्शन में लिख देना, बार बार लिखोगे तो याद रहेगा, ठीक है। मैं चेक करूंगा। फिर y = अगर मैं इवेंट रूट ऑफ x, चाहे वो स्क्वायर रूट हो, फोर्थ रूट हो, कुछ भी हो, इसका अगर बात किया तो इसका डोमेन आप क्या बोलोगे, x बिलोंग्स टू क्या, क्लोज्ड इंटरवल 0 से इंफिनिटी, बिकॉज नेगेटिव डिफाइन नहीं होगा। स्क्वायर रूट, फोर्थ रूट, ये सब के अंदर नेगेटिव डिफाइन नहीं होगा। और इसका आंसर भी क्या होगा, स्क्वायर रूट फंक्शन का आंसर भी हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो y का वैल्यू दैट इज रेंज भी हमेशा क्या होगा, 0 से इंफिनिटी होगा। तो यहाँ पे डोमेन रेंज दोनों 0 से इंफिनिटी होता है क्लोज्ड इंटरवल से, और यहाँ पे दोनों रियल नंबर होता है, ठीक है। तो ये सब चीज आप नोट में ऐड करके रख देना, ठीक है। मैं शॉर्ट में आपके साथ बातचीत कर लिया, प्रॉपर्ली इसको नोट में अच्छे से सुंदर से कॉपी सजा करके रख देना। वो सजाना जरूरी है, अदरवाइज रिवीजन देने का मन नहीं करेगा। अगर रिवीजन नहीं दिया तो आज तेरे को कितना भी फंक्शन आ जाए तो अंत तक कुछ नहीं कर पाएगा। तो कुछ नहीं कर पाए तो गोल हो जाएगा, तो 2 साल क्या, तो 2 महीना बाद खत्म, तेरा फंक्शन कोलैप्स हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। लिख के बॉन्ड साइन करके दूंगा तो कोलैप्स हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। तेरे को सिलेक्ट करा सकता है एक ही चीज, वो तेरा मेहनत, और तेरा मेहनत का 90% एफर्ट किसमें लगाना है, समझने में, होमवर्क करने में लगाना है। उसको छोड़ के 90% एफर्ट लगाना है आपको रिवीजन में। रिवीजन अगर नहीं हुआ तो इतना चीज हमारे को याद नहीं रहता, जबकि हमारे पास एक सब्जेक्ट है और आपके पास तो 5 सब्जेक्ट है, तो आपको कहां से याद रहेगा। फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, तो इतने सारी चीजें आपके पास है, तो आपको कहां से चीजें याद रहेगा। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो ये टोटली यूजलेस है। अगर आप प्रॉपर्ली नोट्स मेंटेन नहीं कर रहे हो तो इतना ये समुंदर है, ठीक है। इतना चीज पढ़ा दूंगा, जब समय का जरूरत आएगा तब देखेगा क्वेश्चन तेरे से बन नहीं रहा है, सिर्फ तेरे को वो फॉर्मूला या फिर वो कंसेप्ट याद नहीं है इसकी वजह से, ठीक है। तब तू बस
बस अफसोस के अलावा और कोई चीज बचेगा नहीं दोस्त आपके पास, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट 2 चीजों में देना है, समझना होमवर्क करना, वो तो सब पहला प्रायोरिटी है ही। उसके बाद अगर किसी को प्रायोरिटी देना है तो कॉपी बनाओ अच्छे से और रिवीजन करो, उसके बिना कभी भी आप सिलेक्ट हो ही नहीं पाओगे और ना ही आप 100 में 100 ला सकते हो। समझ में आ रहा है ना? देख लिए थे ना वो आपका सेंचर का सबसे महान कॉलेज का रिजल्ट 3 समथिंग, मैंने रिजल्ट जब देखा था पब्लिश हुआ था 385 to 400 समथिंग पे स्टूडेंट ने मैथ्स में एग्जाम दिया था। समझ में आ रहा है ना? और लेटर मार्क्स कितने को मिला है पता है ना? जस्ट 33 स्टूडेंट्स। अगर परसेंटेज निकालोगे तो 0.01% से भी छोटा आएगा रेशियो। समझ आ रहा है ना? ठीक है, ये हालत है। और जबकि पेपर जो था ना वो पुराने 10 साल का सबसे इजीएस्ट पेपर बना था 2020 में, तब की बार भी ये हालात। समझ में आ रहा है ना? तब भी ऐसा हालत। समझ आ रहा है? अभी सोच लो जरा प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बच्चों का किस प्रकार से है, कॉन्फिडेंस कहां पे है और पढ़ाने का स्ट्रेटेजी किधर है, वो तो ढूंढ के निकाल ही नहीं पाओगे। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? तो ये रेशियो देख के ही आप समझ सकते हो। बेस्ट कॉलेज का रिजल्ट क्या है वो आप देख सकते हो। समझ आ रहा है ना? 300 से 400 बच्चे एग्जाम देते और उनमें से बस 30 से 35 बच्चे मैथ्स में लेटर मार्क्स स्कोर कर पाते। और उनमें से अगर मैं जे का बात करूं तो जे में तो एक को भी नहीं मिलेगा, एक को भी नहीं मिलेगा। देखिएगा क्यों? क्या उनका गलती है? नहीं, सिस्टम का गलती है। सिस्टम ने उन्होंने उनको कॉन्फिडेंस नहीं दिया, सिस्टम ने उन्होंने वो सही तरीके से तैयारी नहीं करवाया और सिस्टम ने उनको सही डायरेक्शन में पढ़ाना तो दूर की बात है गाइड भी नहीं किया। समझ आ रहा है ना? सिर्फ सिस्टम का गलती है, बच्चे का गलती तो है ही, प्लस साथों साथ बच्चा जितना रिस्पॉन्सिबल है सिस्टम भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल है। लास्ट एक चीज देख लो, मैंने आपको सुबह बोला था दुनिया में सिर्फ 5 ही प्रकार के फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं। उनको अगर मैं क्लासिफाई किया तो 3 प्रकार से कर सकता हूं, अलजेब्रिक, ट्रांसेंडेंटल और पीस वाइज फंक्शन। अलजेब्रिक के अंदर आप देख सकते हो पॉलिनोमियल, रैशनल, इरेशनल, इस प्रकार के क्लासिफिकेशन मिल जाएंगे। ट्रांसेंडेंटल फंक्शन ये क्या है? अगर हायर मैथ्स पढ़ते हो तो आपको पता चलेगा। एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, ये 12 में मिलेगा, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है, इनवर्स फंक्शन 12 में मिलेगा। तो इस प्रकार के फंक्शंस को हम क्या बोलेंगे? ट्रांसेंडेंटल। और पीस वाइज जैसे मॉड्यूलस, सिग्नम, जीआईएफ, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। पीस वाइज मतलब क्या? अलग अलग इंटरवल में जो अलग अलग नेचर। ऐसे हम कर्ली ब्रैकेट लेकर के फंक्शन को डिफाइन नहीं करते, fx = dx, मॉड्यूलस में भी की है, सिग्नम में भी की है, जीआईएफ में भी की है, फ्रैक्शनल पार्ट में भी की है। इस प्रकार के ये कर्ली ब्रैकेट देना मतलब क्या? अलग अलग इंटरवल में अलग अलग नेचर, ठीक है ना? इस प्रकार के फंक्शन को हम हमेशा पीस वाइज फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। ऐसे कोई भी फंक्शन आप खुद से भी बना सकते हो, बना दो। fx का वैल्यू 2x होगा जब x का वैल्यू 3 से बड़ा होगा, फिर fx का वैल्यू -2x होगा जब x का वैल्यू 3 से छोटा होगा। ऐसे आप कुछ भी अलग अलग डिफाइन करके बना सकते हो। समझ में आ रहा है ना? तो दिस टाइप ऑफ फंक्शंस आर नोन एज पीस वाइज फंक्शन, ठीक है। तो इतना सा इंट्रोडक्शन सफिशिएंट है, मोर देन एनफ है फॉर जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो ये टॉपिक हमारा पूरा खत्म हुआ लेक्चर 3 के साथ साथ। और अगले लेक्चर 4 से हम कोई भी फंक्शन का, अभी सारे फंक्शन हमारे मुट्ठी में है, हम कोई भी फंक्शन का डोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं वो आपको सिखाएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है, उसको अच्छे से पढ़िएगा लेक्चर 4 के साथ। बट लेक्चर 4 ऑनवर्ड्स आपको प्रॉपर्ली समझने के लिए आपको इस लेक्चर तक अच्छे से कॉपी में और दिमाग में नोट होना चाहिए। अगर नहीं हुआ दोनों जगह पे नोट तो दिक्कत हो जाएगा। अगले लेक्चर से मेरे साथ कंटिन्यू करना फ्रॉम डोमेन एंड रेंज ऑनवर्ड्स। हम अगले लेक्चर में अच्छे से देखेंगे, खूब सारे क्वेश्चन करेंगे कि कैसे हम अलग अलग प्रकार के फंक्शंस का डोमेन एंड रेंज निकाल सकते हैं और उनके ऊपर जजमेंट दे सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए यहां तक समाप्त करते हैं। अलविदा, अच्छे से पढ़ते रहिएगा और कुछ मत करिए, सिर्फ पढ़ते ही रहिए। 2 साल पढ़िए, इतना पढ़िए ताकि आगे जिंदगी में 4 साल इतना मस्ती करेंगे जिसका कोई हद नहीं है। बाद में जाकर के जब कॉलेज चले जाएंगे उस प्रकार के कॉलेज में तब सर के साथ कांटेक्ट करिएगा और तब बातचीत करेंगे अपन फोन पे, ठीक है। तो आज के लिए यहां तक रखते हैं। अलविदा।